हेलो एवरीवन, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। फिर शुरू करेंगे आज की हमारी धमाकेदार क्लास। अगला सवाल है हमारा, गेहूं का कैंसर किस रोग को बोला जाता है? गेहूं का कैंसर किस रोग को बोला जाता है? ऑप्शन ए करनाल बंट, ऑप्शन बी काली रोली, ऑप्शन सी कंडवा रोग और ऑप्शन डी सफ़ेद रोली। आपको ऑप्शन 4 दिए हैं, करनाल बंट, काली रोली, कंडवा रोग और सफ़ेद रोली। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। गेहूं का कैंसर किस रोग को बोला जाता है? जिसने ऑप्शन ए वाला जवाब दिया है करनाल बंट, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो गेहूं का कैंसर बोलते हैं वो किसको बोलते हैं? करनाल बंट को बोलते हैं। और इस रोग का जो नाम है वो करनाल बंट क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले इस रोग को जो खोजा था वो खोजा था हरियाणा के एक शहर करनाल में। ठीक है, हरियाणा के एक शहर में खोजा था, करनाल में खोजा था, इसीलिए इस रोग को हम क्या कहते हैं? करनाल बंट रोग कहते हैं। अब इससे जुड़ी एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, एक बार बताऊंगा आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, इतना मैं कह सकता हूँ आपको। देखो, गेहूं का अनुसंधान निदेशालय आपसे पूछा जाता है, गेहूं का अनुसंधान निदेशालय आपसे पूछा जाता है, तो आपको आंसर में क्या करना है? करनाल करना है। और करनाल बंट रोग किस में होता है? वो भी गेहूं में होता है। तो करनाल बंट रोग सिर्फ और सिर्फ गेहूं में ही होता है। इससे आप समझ जाना कि जो गेहूं का अनुसंधान निदेशालय है वो कहाँ पर है? वो है करनाल में। तो करनाल बंट रोग गेहूं में होता है और करनाल हरियाणा में क्या है? गेहूं का अनुसंधान निदेशालय है। अगला सवाल है हमारा, करनाल बंट रोग किस रोगजनक द्वारा होता है? ये सवाल बार बार पूछा जाता है। करनाल बंट रोग किस रोगजनक द्वारा होता है? ये बार बार सवाल पूछा जाता है और ये भी बताऊंगा कि किसने खोजा था ये रोग। देखो, 4 ऑप्शन है, एवियन वायरस, नेवोशिया इंडिका, हेटेरोडेरा और एल्ब्यूगो कैंडिडा। 4 ऑप्शन है आपके पास। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए करनाल बंट रोग रोगजनक द्वारा किस रोगजनक द्वारा होता है? एवियन वायरस, नेवोशिया इंडिका या हेटेरोडेरा से या फिर एल्ब्यूगो कैंडिडा से। 4 ऑप्शन है। जिसने बी वाला जवाब दिया है नेवोशिया इंडिका, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो करनाल बंट रोग होता है वो किससे होता है? नेवोशिया इंडिका से होता है। नेवोशिया इंडिका एक कवक होता है और इस कवक के द्वारा कौन सा रोग होता है? करनाल बंट रोग होता है। और करनाल बंट की जो खोज की थी वो की थी मित्रा नामक वैज्ञानिक ने। मित्रा और उनके कुछ सहयोगी थे, वो रिसर्च कर रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने किस रोग की खोज की थी? करनाल बंट रोग की खोज की थी। कहाँ पर की थी? करनाल में की थी। और करनाल शहर कहाँ पर है? हरियाणा में है। अगला सवाल है हमारा, जौ में बोनेपन के लिए जीन है। जौ का जो पौधा होता है या फसल होती है उसमें बोनेपन के लिए जीन बताना है आपको। ऑप्शन ए VZV, ऑप्शन बी SLR, ऑप्शन सी नोरिन 10 और ऑप्शन डी OPEC2। 4 ऑप्शन है आपके पास। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जौ में बोनेपन के लिए जीन, जिसने जवाब दिया है नोरिन 10, उनका गलत जवाब है। देखो, नोरिन 10 नहीं होता है, नोरिन 10 नहीं होता है। इसके अंदर जो जीन होता है वो होता है VZV। कौन सा जीन होता है? VZV होता है। और VZV जीन से ही जौ का जो पौधा होता है वो बोना होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए गेहूं का बोनापन, तो गेहूं के बोनेपन के लिए जो जिम्मेदार जीन है वो है नोरिन 10। अगर किस्म भी पूछ ली जाए तो नोरिन 10 किसकी किस्म है? तो वो किसकी किस्म है? गेहूं की किस्म है। और VZV जौ की है। अगला सवाल है हमारा, देखो पहले कमेंट मत करिए, जब पूछा जाए तभी कमेंट करिए और उससे जुड़े मैं कुछ सवाल बताता हूँ आपको, आप सुना करिए पहले। अगला सवाल है, जौ की लवण सहनशील किस्में हैं। जौ की लवण सहनशील किस्में हैं। जेट में हर बार ये सवाल पूछा जाता है जेट से रिलेटेड, क्योंकि जौ की जो अधिकतर फसलें होती है वो लवण सहनशील फसल है, जौ खुद ही एक। तो इसकी किस्में पूछी जाती है। ऑप्शन ए है BL2, ऑप्शन सी है RD 2552 और ऑप्शन सी A एंड B दोनों और ऑप्शन डी दोनों ही नहीं। बताना है आपको लाइव चैट बॉक्स में।
कमेंट करके बताइए जल्दी से A B C D। जिसने C जवाब दिया है A और B दोनों बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो कि लवण सहनशील किस्में कौन सी होती है? जो कि लवण सहनशील किस्में Bl2 और Rd 2552। ठीक है, दोनों ही किस्में कौन सी हैं? जो कि है और लवण सहनशील क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में मिट्टी में लवण की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर इसको उगाया जाता है। अब ये देखो, जो जितनी भी किस्में हैं जिसमें Rd लिखा हुआ है, R और D लगा हुआ होता है, वो सारी किस्में किसकी होती है? वो सारी किस्में होती हैं जो कि। तो अगर आपसे सपोज दैट पूछ लिया जाए कि Rd 3152 या Rd 2764 किसकी किस्म है, तो आपको सीधा किसका करना है? जो का करना है, क्योंकि Rd वाली सारी ही किस्में किसकी है? जो की है। लगभग किस्में जो की ही हैं। अगला सवाल है हमारा, जो कि छिलका रहित किस्म है। छिलका का मतलब हस्कलेस, छिलके को हस्क बोला जाता है। तो हस्कलेस किस्म पूछा है इसमें कि जो कि कौन सी किस्म हस्कलेस किस्म है। ऑप्शन ए डोलमा, ऑप्शन बी हिमानी, ऑप्शन सी रत्ना और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए क्या आंसर होगा इसका। जो कि छिलका रहित किस्म हस्कलेस, A B C या D। जिसने जवाब दिया है इसका उपयुक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो कि जो छिलका रहित किस्म होती है वो कौन सी होती है? डोलमा भी है, हिमानी भी है और रत्ना भी है। ठीक है, तीनों ही किस्में कौन सी होती हैं? जो कि छिलका रहित किस्में होती हैं। अगला सवाल है हमारा, जो कि प्रति हेक्टर बीज दर, जो कि प्रति हेक्टर बीज दर बतानी है आपको। ऑप्शन ए 40 से 60 kg, ऑप्शन बी 75 से 100 kg, ऑप्शन सी 110 किलोग्राम और ऑप्शन डी 120 किलोग्राम। कमेंट करिए, हो सकता है आवाज़ आपको कम आ रही होगी, आप तेज कर देंगे। कमेंट करके बताइए जल्दी से A B C और D। जो कि प्रति हेक्टर बीज दर, जो कि प्रति हेक्टर बीज दर कितनी होगी? 40 से 60, 75 से 100, 110 किलोग्राम और 120 किलोग्राम। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला 75 से 100 किलोग्राम बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो कि जो प्रति हेक्टर बीज दर होती है वो कितनी होती है? 75 से 100 किलोग्राम, 75 से 100 किलोग्राम। जो कि प्रति हेक्टर बीज दर कितनी होगी? 75 से 100 किलोग्राम होगी। 75 से 100 किलोग्राम बीज दर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है हमारा, जो कि मूल्य रोगरोधी किस्म है। जो कि मूल्य रोगरोधी किस्म है। तो मूल्य रोग किसमें होता है? मूल्य रोग होता है जौ में। किसमें होता है? जौ में होता है। और आपको बताना है जो कि मूल्य रोगरोधी किस्म। ऑप्शन ए Rd 387 जिसको राजकिरण भी बोलते हैं, Rd 387 जिसको राजकिरण भी बोला जाता है। फिर वापस Rd 2035 और Rd 2052। मैंने कहा था ना, जो Rd वाली किस्में होती है वो किसकी होती है? जो की ही होती हैं। तो बताना है आपको या उपयुक्त सभी। 4 ऑप्शन हैं। जो कि मूल्य रोगरोधी किस्म, रोगरोधी का मतलब होता है ऐसी किस्म जिसमें मूल्य रोग का कोई प्रभाव नहीं होता है, वो कौन सी किस्म कहलाएगी? रोगरोधी किस्म कहलाएगी। तो यहाँ पर पूछा है जो कि रोगरोधी किस्म कौन सी होगी? A Rd 387 राजकिरण जिसको बोला जाता है, B Rd 2035, C Rd 2052 और D उपयुक्त सभी। कमेंट करिए। जिसने डी जवाब दिया है उपयुक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो कि जो मूल्य रोगरोधी किस्म होती है वो होती है Rd 387 जिसको राजकिरण भी कहते हैं, 2035 भी और 2052 भी। ठीक है, ये सवाल पूछे गए हैं, पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है। और आपको भी इन सवालों को ध्यान से रिवीजन करना है। एक नहीं 2 बार देख लीजिएगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ आपको कि मेरे चैनल की वीडियो आप देखोगे तो मेरा कुछ फ़ायदा होगा। हाँ, मेरा फ़ायदा है, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ज़रूर मेरा फ़ायदा है इसमें, लेकिन इसमें मैं आपका कोई नुकसान नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरे फ़ायदे के बदले आपको भी फ़ायदा ही करवा रहा हूँ। और एक क्लास की प्रिपरेशन में बहुत मेहनत लगती है। अगर एक क्लास की बात की जाए, सबसे पहले इसको टाइप करने के बाद में फिर इनके जो इससे जुड़ा जो मटेरियल है उसको तैयार करना, तो बहुत समय लगता है। तो जब आपका प्यार कमेंट बॉक्स में देखने को मिलता है तब वो मेहनत उसके सामने कुछ भी नहीं है। जब आप अच्छे कमेंट करते हो तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ, स्टूडेंट अपने साथ है। इसलिए आप अपना प्यार है ऐसे ही बनाए रखना। और प्लीज़ एक बार जो वीडियो ये लाइव क्लास ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि और स्टूडेंट हमसे जुड़ सके। अगला सवाल है हमारा,
मोटे मोटे नहीं है, ये मोटे हैं ये, ठीक है। मोटे अनाजों का राजा किस फसल को बोला जाता है, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं अपन, इंग्लिश में बोल सकते हैं किंग ऑफ कोरेस सीरियल्स। किंग ऑफ कोरेस सीरियल्स बोल सकते हैं, सीरियल्स बोल सकते हैं इसको। तो मोटे अनाजों का राजा किस फसल को बोला जाता है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी जवार और ऑप्शन डी गंवार। बताना है आपको मक्का, बाजरा, जवार और गंवार। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। मोटे अनाजों का राजा किस फसल को बोला जाता है? इंग्लिश में हम कहेंगे किंग ऑफ कोरेस सीरियल, किंग ऑफ कोरेस सीरियल। कल शाम को जो क्लास हुई थी उसमें कुछ स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो हिंदी मीडियम के नहीं हैं, वो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है। तो उन्होंने कहा कि सर थोड़ा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज़ करिए। तो अब इंग्लिश वर्ड्स भी मैं यूज़ करूँगा और हिंदी में इंग्लिश में दोनों में ही समझाने की आपको कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मोटे अनाजों का राजा बताना है आपको। जिसने सी जवाब दिया है जवार बिल्कुल सही जवाब है, और जिसने बाजरा दिया है उनका गलत है। मोटे अनाजों का राजा किसको कहते हैं? जवार को बोला जाता है। और सिर्फ अनाजों का राजा पूछ लिया जाए तो अनाजों का राजा कौन सा होगा? अनाजों का राजा गेहूं होगा और रानी मक्का होगी। रानी कौन सी होगी? रानी मक्का होगी। रानी तुम्हें राजा। अगला सवाल है, जवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अजमेर और ऑप्शन डी फरीदाबाद। जल्दी से बताइए जवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद, दिल्ली, अजमेर या फरीदाबाद। जिसने जवाब दिया है हैदराबाद, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो जवार का अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? जवार अनुसंधान केंद्र है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जवार का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो फिर आपको जवाब देना है अजमेर। क्या देना है? अजमेर। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जवार का उत्पादन कहाँ पर होता है? अजमेर में होता है। अगर मक्का का पूछ ले आपसे तो मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है राजस्थान में? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर होता है? चित्तौड़गढ़ में। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये किसके लिए कहते हैं? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए कहते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जहाँ के प्रतापी शासक थे महाराणा प्रताप, जिनका भाला था 80 किलो का। याद तो होगा आपको। तो ये कुछ इतिहास की गौरव बातें हैं, कभी समय मिलेगा तो ये बातें भी करेंगे। तो जो राष्ट्रीय जवार अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? राष्ट्रीय जवार अनुसंधान केंद्र है हैदराबाद में। और सबसे ज़्यादा अगर जवार का उत्पादन पूछा जाए राजस्थान में तो अजमेर में। अगला सवाल है हमारा, जवार का पुष्पक्रम कहलाता है। जवार का पुष्पक्रम बताना है आपको, क्या कहलाता है? पेनिकल, एरो, कैरियोप्सिस या कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके पास में। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए जवार का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? पेनिकल, एरो, कैरियोप्सिस या कोई नहीं। जिसने पेनिकल जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो जवार का पुष्पक्रम होता है वो क्या कहलाता है? पेनिकल कहलाता है। पुष्पक्रम का मतलब पुष्प से है या फूल से है उसके। तो जवार का पुष्पक्रम क्या कहलाएगा? पेनिकल कहलाएगा। हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही होगी आज, क्योंकि कुछ समस्या है, इस वजह से मुझे थोड़ा धीरे बोलना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, मैं तेज़ बोलूँगा। अगला सवाल है हमारा, जवार की पत्तियों में पाए जाने वाला हानिकारक तत्व है। जवार की पत्तियों में पाए जाने वाला हानिकारक तत्व है। ऑप्शन ए हाइड्रोसाइनिक अम्ल, जिसको बोलते हैं HCN। दूसरा है मौलिक अम्ल। तीसरा है उपयुक्त दोनों। और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो अब आपको लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो इतने अच्छे हैं कि उनको क्वेश्चन देखते ही उनको आंसर आ जाता है। लेकिन मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ कि हाँ आप ब्राइट हो, लेकिन आप अपनी पेशेंस को थोड़ा रोक के रखिए। जब कमेंट करने के लिए बोला जाए तभी कमेंट करिए, क्योंकि इससे क्या, जिनको नहीं आता है वो फिर कमेंट बॉक्स में देखता है, लाइव चैट बॉक्स, अरे इसका तो बी होगा, और फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए और बाकी ऐसा करिए, एक बार आप सब अपने लिए ताली बजा लीजिए, जल्दी से ताली बजा लीजिए अपने लिए, मन में बजा लो। अब पूछो ताली क्यों बजाने के लिए कहा मैंने एक दूसरे को ताली बजाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि सारे बच्चे लगातार कॉन्सनट्रेटेड क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं और वो बिल्कुल सजग हैं अपनी स्टडी के लिए, तो उनके लिए ताली तो बनती है, इसीलिए मैंने ताली बजाने के लिए कहा आपको।
तो अब इस जवार की पत्तियों में पाए जाने वाला जो हानिकारक तत्व होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए हाइड्रोसाइनिक अम्ल, जिसको बोला जाता है HCN, जिसको क्या बोला जाता है? HCN भी बोला जाता है। और कहीं कहीं इसका नाम होता है ग्लूकोसाइड धुरीन। क्या होता है? ग्लूकोसाइड धुरीन होता है। अब इस समय ये जो होता है, ये जब पत्तियाँ छोटी होती हैं, जवार जब अंकुरित ही होता है तो उस समय उसमें बनता है, ये उस समय उसमें बनता है। और उसमें भी ये होता है कि जब हम फर्स्ट बार फसल उगाते हैं तो उस समय तो इसमें मात्रा कम होती है, लेकिन जब हम फसल पूरी उग जाती है फिर हम उसको काट लेते हैं, फिर वापस से जब उस फसल के अवशेष से वापस से नई फसल की फुटान हो जाती है तो उस समय इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? उस समय हाइड्रोसाइनिक अम्ल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और उस समय अगर पशु इसको खा लेता है, अधिक मात्रा में सेवन कर लेता है, थोड़ा बहुत खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिक मात्रा में अगर इसका सेवन कर लेता है तो फिर पशु को आफरा जैसी समस्या भी पैदा हो सकती है। और बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से पशु की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है। और अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर उसने सेवन कर लिया है तो नुकसान भी हो सकता है उसको। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है सोरगम सिकनेस का संबंध है। देखो ये BSc लेवल का सवाल है जो मैं आपको अभी 12th में ही बता रहा हूँ। सोरगम सिकनेस का संबंध है, बताऊंगा मैं क्या होता है। ऑप्शन ए जवार, ऑप्शन बी मक्का, सी ग्वार और ऑप्शन डी बाजरा। जल्दी से बताइए सोरगम सिकनेस का संबंध, जवार, मक्का, ग्वार और बाजरा, क्या होगा इसका जवाब? जिसने जवाब दिया है जवार, बिल्कुल सही जवाब है आपका। देखो सोरगम, देखो पहले तो नाम बता देता हूँ। जो जवार होता है उसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है सोरगम बाइकलर। क्या होता है? सोरगम बाइकलर बोलते हैं इसको। और सोरगम सिकनेस से इसका संबंध कैसे है ये बताता हूँ। देखो जब हम जिस खेत में जवार की फसल को उगाते हैं तो जवार की एक ऐसी फसल होती है जिसको हम कैमल क्रॉप बोलते हैं या ऊँट फसल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो ये सूखा सहन कर सकती है बहुत ज़्यादा, और सूखा सहन करने के साथ साथ ये कम समय में ज़्यादा खा सकती है, कम समय में ज़्यादा खा सकती है। अब ज़्यादा कैसे खा सकती है, क्या खाती है ये जब भी आप जिस भी खेत में इस फसल को उगाते हो तो ये पोषक तत्वों का अधिक मात्रा में क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अवशोषण कर लेती है। और जैसे ही इसको पानी मिलता है वैसे ही इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इसीलिए इसको ऊँट की संज्ञा दी गई है। तो सोरगम सिकनेस में क्या होता है, जब सोरगम हम जिस खेत में उगाते हैं तो उस खेत में अगर बार बार हम जवार उगाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। और जब पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो वो बिल्कुल वो जो मिट्टी है वो कमज़ोर हो जाएगी। और उस अवस्था को हम क्या कहेंगे कि इस मिट्टी में सोरगम सिकनेस हो गई है। इस मिट्टी में क्या हो गया है? सोरगम सिकनेस हो गई है। ये जो सिकनेस शब्द है, सिकनेस शब्द वीकनेस से बना है। वीकनेस का मतलब कमज़ोर होना, और सिकनेस का मतलब सोइल और उसका कमज़ोर होना क्या कहलाएगा? सिकनेस कहलाएगा। और कमज़ोर किसके कारण होगा? वो बार बार सोरगम की फसल उगाने के कारण होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है हमारा, चारे हेतु जवार की उपयुक्त किस्म। चारे हेतु जवार की उपयुक्त किस्म बतानी है आपको। ऑप्शन ए SSG 988, पूसा, चरी, हरसोना और उपयुक्त सभी बताना है आपको। चारे हेतु जवार की उपयुक्त किस्म। देखो मोस्टली जो चारा जो हम जवार उगाते हैं वो लगभग 90% जो जवार का उपयोग किया जाता है वो चारे के लिए ही किया जाता है, क्योंकि जो जवार होती है पशुओं के लिए वो जवार चारा नहीं है, वो उनके लिए गुलाब जामुन है। वो उनके लिए क्या है? गुलाब जामुन है। इसलिए वो गुलाब जामुन को बड़े चाव से खाते हैं पशु, इसको गुलाब जामुन समझकर बड़े चाव से खाते हैं। और जवार का चारा उनको पशुओं को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और ये मीठा भी होता है, तो इसलिए उनको गुलाब जामुन अच्छा लगता है। इसलिए इसको मोस्टली चारे के लिए ही उगाया जाता है। तो इसकी उपयुक्त किस्म कौन सी होगी? सभी, उपयुक्त सभी। SSG 988 और पूसा, चरी, हरसोना ये उपयुक्त सभी, ये सारी उपयुक्त सभी हैं। सारी किस्में किसकी हैं? जवार की हैं। चारे हेतु उपयुक्त किस्में, चारे हेतु उपयुक्त किस्म है। अगला सवाल है हमारा, जवार के दोहरे उपयोग। दोहरा उपयोग मतलब चारा भी उससे हमें प्राप्त करना है और दाना भी प्राप्त करना है। अब इसके लिए बीज दर कितनी रखनी चाहिए? अब बताना है आपको। 25, 40, 50, 60। जवार की दोहरे उपयोग के लिए किस्म बतानी है आपको। चारा और दाना दोनों के लिए बीज दर कितनी रखेंगे? 25 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 50 किलोग्राम या 60 किलोग्राम? जल्दी से बताइए,
जिसने बी ऑप्शन दिया है 40 किलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जवार के दोहरे उपयोग के लिए हम कितनी बीज दर रखेंगे? जवार के दोहरे उपयोग के लिए हम बीज दर रखेंगे 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम बीज दर रखेंगे हम, जिसमें दाना भी होगा उत्पादन में और चारा भी उत्पादन में होगा। तो दोनों के लिए, दोहरे उपयोग के लिए 40 किलोग्राम बीज दर हम रखते हैं। अगला सवाल है हमारा, सबसे अधिक वसा किस फसल में पाई जाती है? 5% बताना है आपको। बाजरा, मक्का, धान और जवार। बाजरा, मक्का, धान और जवार। फिर इस सवाल के बारे में मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा आपके। कमेंट करिए, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। जिसने जवाब दिया है बाजरा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। सबसे अधिक वसा किस फसल में पाई जाती है? 5% बाजरे में पाई जाती है। अब कुछ स्टूडेंट अभी इस क्वेश्चन को सुनने के बाद में ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि सर इसमें आपका सवाल का जवाब गलत है। देखो, मेरा जवाब गलत नहीं है। हो सकता है कि आपको उसमें मक्का में 7% मिल जाए, या धान में 7%, या इसमें 9%, ऐसा मिल सकता है आपको। लेकिन जो आरपीएससी ने एग्ज़ाम जो करवाया था और यूनिवर्सिटी के जो पुराने डाटा हैं उसके अकॉर्डिंग वो बाजरा को ही सही मानती है। और अगर आपके सवाल आता है और आपके बाजरा ऑप्शन में आता है तो आपको बाजरा ही करके आना है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल श्योर दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको बाजरा ही करके आना है और बाजरा ही सही माना जाएगा। क्योंकि पुराने जो पेपर हुए हैं उनमें ऐसा ही हुआ है, उनमें बाजरा को ही सही माना है। तो सबसे अधिक वसा किस में होती है? बाजरा में होती है, 5%। अगला सवाल है, बाजरा में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? बाजरा में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? बताइए जल्दी से। 2n12, 2n14, 2n18, 2n34। 4 ऑप्शन हैं। बाजरा में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 12, 14, 18 और 34। जिसने कमेंट किया है ऑप्शन बी वाला 34, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो बाजरा में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 14। कितनी होती है? 14, यानी कि 2n बराबर 14। अब देखो, इसकी एक ट्रिक बताता हूँ आपको, कोरिलेट करके याद करोगे, कभी नहीं भूलोगे। बाजरा है, बाजरा की बीज दर आपको याद है। अगर बीज दर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर गुणसूत्र संख्या याद है, दोनों में से अगर एक भी चीज़ याद है तो आप 2 चीज़ याद कर सकते हो। देखो, अगर गुणसूत्र संख्या आपको याद है तो उसमें से आप 1 हटा देना, 14 में से 1 हटा देना, तो कितने बच गए पीछे? 4 बच गए। और बाजरा की बीज दर कितनी हो गई? 4 हो गई। अगर आपको बीज दर याद है 4 किलोग्राम, तो उसमें एक आगे 1 लगा देना, तो वो कितने हो गए? 14 हो गए। तो वो गुणसूत्र संख्या हो गई 14। तो बस 1 को हटाना है और लगाना है, जिससे क्या हो जाएगा? 4 आता है तो बाजरे में बीज दर हो जाएगी, और 14 आते हैं तो बाजरे में गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी। बस इसी तरीके से कोरिलेट करके पढ़ते जाइए। अपने दैनिक जीवन में किसी भी चीज़ को कोरिलेट करके उसको याद करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको याद आसानी से होगा। और याद करने का एक फंडा होता है, आप कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हो तो वो 24 घंटे तक आपके दिमाग में रहती है। देखो, आज आपको एक अच्छी सी चीज़ बताता हूँ, आपकी स्टडी से रिलेटेड ही है। याद कैसे करते हैं? सर, मैं याद तो करता हूँ लेकिन मैं भूल जाता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं बताता हूँ उसका क्या रीज़न होता है, आप भूलते क्यों हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि आप याद करने जब बैठते हो तो आप रफ़ कॉपी लेके नहीं बैठते। आप क्या सीधे किताब उठाई, बिस्तर में जाके बैठ गए, आधे लेटे हुए रहते हो, आधे बैठे हुए रहते हो, इस तरीके से पढ़ते हो। तो सबसे पहले तो मेथड ये गलत है। ज़रूरी नहीं है कि आप टेबल कुर्सी पे बैठकर पढ़ो, आप बिल्कुल नीचे कुछ बिछाकर वहाँ पर भी बैठ के पढ़ सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि आप बिस्तर में नहीं बैठोगे, क्योंकि 80% लोग तो अभी भी बिस्तर में बैठे बैठे वीडियो देख रहे होंगे, ये मैं श्योर गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो वीडियो तो देखी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा पेन चलना चाहिए। चाहे पेन से आप राइटिंग सही नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप उससे घसीटे कर रहे हो, आप गुणसूत्र की जगह सूत्र ही लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पढ़ रहे हो तो फिर रफ कॉपी और पेन होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे सपोज दैट आपने 10 तारीख के दिन कोई टॉपिक याद किया, ठीक है, तो 10 तारीख के दिन अगर आपने कोई टॉपिक याद किया तो उसको एक बार 11 तारीख को आपको उसको दोहराना पड़ेगा, ठीक है। एक दिन में 24 घंटे में एक बार उसको क्या करना पड़ेगा, आपको दोहराना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आप उस चीज़ को लगभग 3-4 दिन तक नहीं भूलोगे, ठीक है। 3-4 दिन बाद में फिर एक बार उसको दोहराना पड़ेगा आपको,
यानी कि लगभग 4 या 5 दिन में एक बार आपको उसको दोहराना पड़ेगा। फिर उस चीज़ को आप 1 महीने तक नहीं भूलोगे, फिर आपको 1 महीने में एक बार उस चीज़ को दोहराना पड़ेगा, फिर आप उस चीज़ को 1 साल तक नहीं भूलोगे। दोहराने का मतलब ये है कि बस उसको एक बार अपनी नज़र से बाहर निकाल लिया कि हाँ इसमें ये अधिक वसा होती है, इसमें ये होता है, ये होता है। ऐसे नहीं कि वापस से उसको रटने लग गए, लिखने लग गए, ऐसे नहीं करना है। तो सबसे पहली बार जब पढ़ना है तब ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद में उसका एक बार रिवीजन करना है 1 दिन या 24 घंटे के अंतराल में, फिर उसके बाद में 24 घंटे के बाद में 3 दिन में करना है। फिर धीरे धीरे जो भूलने की प्रक्रिया होती है वो कम होने लगती है और याद ज़्यादा रहने लगता है। तो चाहे पढ़ो आप थोड़ा, पढ़ाई तो आप थोड़ी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिवीजन ज़्यादा करो। जो रिवीजन करता है वो ही टॉप करता है। तो ये कुछ बेसिक से सूत्र थे जो मैं आपको बताया करूँगा बीच बीच में, तो अब समझ में आ गया होगा कि याद कैसे करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बाजरा की बीज दर। अब देखो मैंने बताया था आपको, तो बाजरा की बीज दर वापस से आ गई। 4 है, 4 किलोग्राम में 1 और जोड़ दिया तो 14 हो गए, तो गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। अगर 14 लिखे हुए हैं तो 1 हटा दो 4 बच गई। बाजरा की बीज दर कितनी हो गई? 4 हो गई। बस सिंपल सी बात है। ऐसे ही मैं पढ़ाऊँगा आपको कोरिलेट करके। अब थोड़े ट्रिक वाइज क्वेश्चन लाऊंगा मैं, थ्योरेटिकल में ट्रिक्स बताऊँगा उसमें कैसे कैसे ट्रिक्स होती है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, बाजरे के साउंड प्रॉब्लम हो रही है। बाजरे के 1 हेक्टर में पौधों की संख्या कितनी होती है? पौधों की संख्या बतानी है आपको 1 हेक्टर में। बाजरे के 1 हेक्टर में पौधों की संख्या कितनी होती है? 1 से 2 लाख, 3 से 4 लाख, 6 से 7 लाख और 9 लाख। 1 2 3 4 5 6 लाख बताना है आपको। जिसने डी वाला जवाब दिया है 9 लाख आपका गलत है, और जिसने जवाब दिया है ए वाला 1 से 2 लाख बिल्कुल सही जवाब है। जो गलत जवाब दे देता है उसको कमेंट डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखता हूँ कई बार कि कोई भी आंसर है और सी दे दिया, उसने गलत दे दिया, तो वो तुरंत जाके उसको डिलीट करता है। ज़रूरत नहीं है डिलीट करने की, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाता है, गलती तो इंसान से ही होती है। इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। तो गलतियाँ जानबूझकर नहीं करनी है, बाई मिस्टेक हो जाती है तब अलग बात है। तो बाजरे की 1 हेक्टर में कितने पौधे लगाएंगे हम? 1 से 2 लाख पौधे लगाए जाते हैं। एक बात और बता देता हूँ, बाजरे की भी पौध लगाई जाती है, बाजरे की भी पौध लगाई जाती है। वो उसका भी एक मेथड होता है, वो जब हम बाजरे को विस्तार से पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अगला सवाल है, बाजरा की जल मांग कितनी होती है? जो बाजरा की फसल होती है उसकी जल मांग बतानी है आपको। ऑप्शन ए 250 से 300 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 400 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 600 मिलीमीटर और ऑप्शन डी 800 मिलीमीटर बताना है आपको। जिसने ए वाला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका, 250 से 300 मिलीमीटर, ठीक है। जो बाजरे की जलमांग होती है वो कितनी होती है? 250 से 300 मिलीमीटर। अगला सवाल है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये, बार बार सवाल पूछा जाता है ये। बाजरे के हरित बाली रोग का उपचार रसायन। बाजरे के हरित बाली रोग को उपचार करने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए जल्दी से। मेनकोजेब, पैराक्वाट, डाइक्वाट या बेसालीन? मेनकोजेब, पैराक्वाट, डाइक्वाट या बेसालीन? देखो लाइव चैट में देखता हूँ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लाइव चैट को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं क्लास को। देखो क्लास जब तक पूरी नहीं देखोगे तब तक आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि चलो वो तो मैसेज आया था, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप लाइव चैट में बने रहिए। लाइव चैट में अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बाद में देख लूँगा, फिर बाद में कभी नहीं होता। जो आप सबके साथ पढ़ लोगे तभी आपको फ़ायदा है। बाद में फिर देखोगे कि मैं बाद में देख लूँगा, तो वो तो बाहर तो बढ़ रहा है ना आपके बाद में तो कल एक नई और वीडियो आ जाएगी, शाम को नई वीडियो आ जाएगी, फिर आपको वो भी देखनी है। तो ये सारी वीडियोज़ कब देखोगे? इसीलिए क्लास को हाथों हाथ ज्वाइन कीजिए और हाथों हाथ देखने के बाद काम अपना ख़त्म करिए। बार बार जो ये अपना बोझ है इसकी गठरी मत बांधिए। तुरंत ध्यान महाकल्याण वाला सिस्टम रखिए। तुरंत क्लास लगी, तुरंत अटेंड करी, क्वेश्चन रिफ्रेश हुए, दिमाग में आ गए, फिर बस बात ख़त्म।
चलिए अगला सवाल है हमारा, बाजरे की हरित वाली रोग का उपचार रसायन मेनकोजेब। आंसर ए जिसने दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका मेनकोजेब। अब इस मेनकोजेब का मैं एक रामबाण बताता हूँ आपको। देखो क्या होता है, जितनी भी पत्ती धब्बा रोग जिस भी फसल में लग रहा है, पत्ती धब्बा रोग जिस भी फसल में लग रहा है, चाहे वो भूरी पत्ती धब्बा हो, हरी पत्ती धब्बा हो या कोई सा भी हो, अगर पत्ती धब्बा रोग लग रहा है तो उसमें आप मेनकोजेब डालोगे। चाहे कोई सा भी फसल हो, कोई सी भी पत्ती धब्बा रोग जहाँ आपको दिख जाए वहाँ आप मेनकोजेब बिल्कुल आँख मीच के डाल सकते हो। तो अब आपको सब फसल के अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर पत्ती धब्बा रोग आपसे पूछा जाता है मेनकोजेब कर देना, ठीक है। अब एक चीज़ और होता है, एक होता है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको बोलते हैं छाछिया रोग या सफ़ेद चूर्णी फफूंद। ये रोग भी सुना होगा आपने, छाछिया रोग या सफ़ेद चूर्णी फफूंद। अगर वो रोग आपको कहीं मिल जाए और उसके बारे में अगर कहीं आपसे पूछे तो उसमें आपको करना है केराथेन। क्या करना है? केराथेन, केराथेन करना है आपको, ठीक है। तो केराथेन किस में होगा? सफ़ेद चूर्णी फफूंद रोग या फिर उसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। तो उसमें तो आपको कर देना है केराथेन और पत्ती धब्बा में आपको कर देना है मेनकोजेब। अगला सवाल है हमारा, अर्गट रोग का संबंध किस फसल से है? अब देखो ये जो एक तो हरित वाली रोग और एक इधर दिया गया है अर्गट रोग, ये दोनों रोग बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इन दो में ही होते हैं। ये जो दोनों रोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ बाजरा में ही होते हैं और किसी में होते ही नहीं ये रोग, तो बार बार पूछा जाता है। तो अर्गट रोग का संबंध किससे है? बाजरा से है। हालांकि मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अर्गट रोग का संबंध किससे है? बाजरा से है। अगला सवाल है हमारा, अनाजों की रानी, अनाजों की रानी किस फसल को बोला जाता है? बताना है आपको। गेहूं, मक्का, जवार, धान। गेहूं, मक्का, जवार, धान, बताइए जल्दी से, अनाजों की रानी किसको कहते हैं? जिसने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो अनाजों की रानी बोला जाता है वो बोला जाता है मक्का को। किसको बोला जाता है? मक्का को बोला जाता है। और जो मक्का की संकर मक्का की बीज दर है 20 से 25 किलोग्राम, ये बार बार पूछा जाता है ये सवाल कि संकर मक्का की बीज दर बताइए, संकर मक्का की बीज दर बताइए। तो संकर मक्का की बीज दर कितनी होगी? संकर मक्का की बीज दर होगी 20 से 25 किलोग्राम। अब संकर मक्का की ही क्यों पूछते हैं सर? क्योंकि सबसे ज़्यादा संकर किस्में किसकी विकसित की गई है? मक्का की गई है। किसकी की गई है? मक्का की गई है। और मक्का में जो संकरण कराना क्या होता है? आसान होता है। संकरण के लिए मक्का बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि इसमें नर और मादा भाग अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नर और मादा भाग अलग अलग होते हैं, इसलिए ये फेमस है और इसलिए संकर मक्का की बीज दर बार बार पूछी जाती है। तो संकर मक्का की बीज दर कितनी होगी? 20 से 25 किलोग्राम। अगला सवाल है हमारा, मक्का में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? मक्का में गुणसूत्र संख्या बतानी है आपको। बताइए जल्दी से, 20, 40, 60 या 50? जिसने ए वाला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। मक्का में गुणसूत्र संख्या कितनी होगी? 20। गुणसूत्र संख्या कितनी होगी? 20। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, हमेशा जो गुणसूत्र संख्या होगी ना वो 2 से विभाजित हो जाएगी, यानी उनको 2 बराबर भागों में बांटा जा सकेगा। जैसे 10 हो गई, 20 हो गई, 40 हो गई, 30 हो गई, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है ना, वही गुणसूत्र संख्या सही मानी जाएगी। जैसे 13 हो गया तो 13 गुणसूत्र संख्या नहीं होती है, क्योंकि इसमें ये 2 भाग बराबर भागों में विभाजित नहीं हो रही, क्योंकि गुणसूत्र किस में होते हैं? गुणसूत्र जोड़े में होते हैं। गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, इसलिए 2n लिखा जाता है इसके आगे। क्या लिखा जाता है? 2n। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अजमेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर और कोटा। अजमेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर और कोटा। बताइए लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके, राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? जिसने जवाब दिया है चित्तौड़गढ़, बी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? चित्तौड़गढ़ में होता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ में होता है। और राजस्थान में जो अफीम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो चित्तौड़गढ़ में नहीं होता है। अफीम का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में होता है। लोग चित्तौड़गढ़ समझते हैं लेकिन चित्तौड़गढ़ नहीं है, प्रतापगढ़ उसका सही आंसर है। उसका सही आंसर क्या है? प्रतापगढ़ है। और जो अफीम होता है उसमें
कौन से तत्व पाए जाते हैं? नशीले तत्व पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं मार्फिन, कोडीन और भी पाए जाते हैं, पेपेवरीन। ये सारे तत्व पाए जाते हैं। इसी के कारण जो अफीम होता है वो बहुमूल्य पौधा होता है एक। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में रबी मक्का का उत्पादन होता है। राजस्थान में रबी मक्का का उत्पादन होता है। बांसवाड़ा, अजमेर, उदयपुर और जयपुर। बांसवाड़ा, अजमेर, उदयपुर और जयपुर। रबी मक्का, जिसने बांसवाड़ा जवाब दिया है उनका जवाब सही है। राजस्थान में जो रबी मक्का का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? बांसवाड़ा में होता है। पूछा जाता है आपसे राजस्थान में रबी मक्का कहाँ पर उगाई जाती है, तो राजस्थान में रबी मक्का कहाँ पर उगाई जाती है? बांसवाड़ा में उगाई जाती है। रबी मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो भी बांसवाड़ा में होता है। अगला सवाल है हमारा, मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जीन प्रोटीन, ओपेक 2, ग्लूटीन प्रोटीन या केसीन प्रोटीन। मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कमेंट करके बताना है आपको मक्का में प्रोटीन जो पाई जाती है उसका नाम क्या है? A, B, C और D। जीन, ओपेक, ग्लूटीन, केसीन। तो मक्का में जो प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन का जो नाम है वो नाम है जीन प्रोटीन। कौन सा? जीन प्रोटीन पाई जाती है मक्का में। कौन सी प्रोटीन? जीन प्रोटीन पाई जाती है। और इसी प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है। और मक्का में अगला सवाल आ गया, देखो मैं वैसे तो यही बताने वाला था अभी, लेकिन इसमें लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। अगला सवाल है, मक्का के दानों में तेल की मात्रा। मैं ये कहने वाला था यहाँ पर मक्का में बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑयल की मात्रा भी पाई जाती है। तो अब यहाँ पर आ गया सवाल, तो इसको पढ़ लेते हैं। मक्का के दानों में तेल की मात्रा कितनी होती है? मक्का के दानों में तेल की मात्रा कितनी होती है? 2%, 4%, 6% या 9%? मक्का के दानों में तेल की मात्रा, जवाब दीजिए। जिसने 4 जवाब दिया है, जिसने चौथा जवाब दिया वो तो गलत है, लेकिन जिसने जवाब 4 दिया है 4%, उनका जवाब सही है। मक्का के दानों में जो तेल की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 4% होती है। यानी कि 4% एसेंशियल ऑयल कंटेंट इन मेज, 4% पाया जाता है एसेंशियल ऑयल। अगला सवाल है हमारा, चलो उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। चलो इस सवाल की बात करेंगे। माही कंचन, माही धवल, विजय, किसान आदि किस्में किसकी है? माही कंचन, माही धवल, विजय, किसान आदि किस्में किसकी हैं? ये किस्में हैं मक्का की। किसकी किस्में हैं? मक्का की किस्में हैं। और मैंने कल भी बताया था आपको, जो माही वाली, जो माही नाम का जो चक्कर है वो क्या चक्कर है कि वो ARS बांसवाड़ा से निकली हुई किस्में ही है। कहाँ से निकली हुई है? ARS बांसवाड़ा से निकली हुई किस्में है। और ARS बांसवाड़ा है यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन बांसवाड़ा जो है वो कहाँ पर है, किस यूनिवर्सिटी के अंडर आता है? वो आता है उदयपुर यूनिवर्सिटी के अंदर में, उदयपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको बोलते हैं महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर नहीं होता है, एग्रीकल्चरल होता है। जिस भी इंस्टीट्यूट का नाम एग्रीकल्चर होता है वो एग्रीकल्चर नहीं होता है, वहाँ पर एग्रीकल्चरल लिखा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। आप सर्च करके देख लीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ हर जगह आपको एग्रीकल्चरल ही मिलेगा, एग्रीकल्चर कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जब जहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर की ही बात हो रही होगी वहाँ आपको एग्रीकल्चर मिलेगा, लेकिन इंस्टीट्यूट में तो आपको कहीं भी एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा, सब जगह एग्रीकल्चरल ही मिलेगा। जैसे ICR की फुल फॉर्म होती है तो लोग बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो ऐसे नहीं होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च होता है वो। तो ऐसी बातें और बताऊंगा मैं आपको समय समय पर। तो ये सारी किस्में किसकी हैं? मक्का की हैं। अगला सवाल है, मीठी मक्का किसकी किस्म है? अरे मैं उससे पहले एक बात कर रहा था आपसे कि मैं ये कह रहा था कि देखो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए आप। जो कल जो स्टूडेंट थे जिन्होंने जिन्होंने सही आंसर दिए थे, परसों वाले जो स्टूडेंट थे जिन्होंने सही आंसर दिए थे, उनकी वीडियो अपलोड कर दी मैंने, फेसबुक पे भी कर दी है, वहाँ पे भी कर दी है। तो फेसबुक पे भी आप हमसे हमारा जो पेज है ऑफिशियल पेज, उसको लाइक कर सकते हो, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए प्लीज़। ताकि अब क्या है कि मेरा व्हाट्सअप से मैसेज इतना मेरा मोबाइल इतना बढ़ जाता है व्हाट्सअप मैसेज से कि प्रॉब्लम हो जाती है, हैंग करता है वो।
तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब जो बातचीत होगी वो इंस्टाग्राम पे ही होगी। तो अब मैं थोड़े दिनों बाद इसको बंद कर दूँगा शायद, व्हाट्सएप को, इंस्टीट्यूट का जो है, क्योंकि मैसेज आते ही रहते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ उससे पूरा। तो बाकी मैं जवाब सबका दूंगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं बात नहीं करूँगा, आपका सबका जवाब मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप मैसेज मुझे कभी भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है कि मैसेज थोड़ा डिले हो जाए, मैं जवाब देने में आपको थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि मुझे ये सारे काम भी करने होते हैं, मुझे वीडियो भी बनानी होती है, लाइव क्लास में भी आना होता है, फिर आप सबका जवाब भी देना होता है, इस मैटर को भी तैयार करना पड़ता है, तो सारी बातें होती हैं। अगला सवाल है मीठी मक्का किसकी किस्म है। तो मैं ये कह रहा था, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसको इंस्टाग्राम को ज़रूर से फॉलो करिएगा। हाँ, मीठी मक्का किसकी किस्म है? मीठी मक्का की किस्म है, मीठी मक्का की किस्म है माधुरी, प्रिय, एबी, दोनों और दोनों में से कोई नहीं। मीठी मक्का, जो मक्का होती है उसकी कौन सी किस्म है जो मीठी होती है? माधुरी, प्रिय, दोनों ही। ऑप्शन जिसने सी वाला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो मीठी मक्का की किस्म होती है वो कौन सी होती है? माधुरी और प्रिय। माधुरी और प्रिय दोनों ही जो किस्में हैं वो मीठी मक्का की हैं। अगला सवाल है, मक्का की अधिक लाइसिन व अधिक प्रोटीन वाली किस्में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। मक्का की अधिक लाइसिन व अधिक प्रोटीन वाली किस्में, मक्का की अधिक लाइसिन व अधिक प्रोटीन वाली किस्में बताना है। शक्ति, प्रोटीना, रत्ना या उपयुक्त सभी। देखो ये प्रोटीनो नहीं है, ये प्रोटीना है। क्या है? प्रोटीना है। बाय मिस्टेक प्रिंट हो जाता है कभी कभी। तो शक्ति, प्रोटीना, रत्ना या उपयुक्त सभी। जिसने डी जवाब दिया है उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो मक्का होती है उसमें लाइसिन और अधिक मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं, और उसको विकसित किया था, इन किस्मों को किस लिए विकसित किया था कि इसमें और ज़्यादा मात्रा में लाइसिन की मात्रा को बढ़ाया जा सके और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाया जा सके। अगला सवाल है हमारा, मक्का में उच्च लाइसिन के लिए जिम्मेदार जीन है। मक्का में उच्च लाइसिन के लिए जिम्मेदार जीन है। ऑप्शन ए ओपेक2, ऑप्शन बी VZV, ऑप्शन सी निफ जीन और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताना है आपको, मक्का में जो लाइसिन की मात्रा पाई जाती है, हाई लाइसिन पाया जाता है, उसके लिए जिम्मेदार जीन कौन सा है, यानी किस जीन के कारण वो हाई लाइसिन उसके अंदर पाया जाता है। ऑप्शन ए ओपेक2, ऑप्शन बी VZV, ऑप्शन सी निफ और ऑप्शन डी कोई नहीं। जिसने ऑप्शन बी ए वाला जवाब दिया है ओपेक2, बिल्कुल सही जवाब है आपका। मक्का में उच्च लाइसिन के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार होता है? ओपेक2। मक्का में उच्च लाइसिन के लिए ओपेक2 जीन जिम्मेदार होता है। अगला सवाल है हमारा, मक्का की चारे हेतु प्रसिद्ध किस्म है। मक्का की चारे हेतु प्रसिद्ध किस्म बतानी है आपको। ऑप्शन ए हाई स्टार्च, ऑप्शन बी अफ्रीकन टॉल, ऑप्शन सी रत्ना और ऑप्शन डी किसान। बतानी है आपको मक्का की चारे हेतु प्रसिद्ध किस्म। मक्का की चारे हेतु प्रसिद्ध किस्म बतानी है आपको। हाई स्टार्च, अफ्रीकन टॉल, रत्ना या किसान। देखो किसान किस्म किसकी है? मक्का की है। रत्न किस्म किसकी है? मक्का की है। हाई स्टार्च किस्म किसकी है? ये भी मक्का की है और अफ्रीकन टॉल भी मक्का की है। लेकिन चारे हेतु जब आपसे पूछा जाता है तब इसका सही जवाब क्या होगा? अफ्रीकन टॉल। जिसने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही है और कोई दिक्कत नहीं है, गलत जवाब भी दे दिया तो अफ्रीकन टॉल जो होती है वो मक्का की चारे हेतु प्रसिद्ध किस्म है। अफ्रीकन टॉल क्या है? मक्का की चारे हेतु सबसे प्रसिद्ध किस्म मानी जाती है। अगला सवाल है हमारा, मक्का का प्रमुख खरपतवारनाशी रसायन है। मक्का का प्रमुख खरपतवारनाशी रसायन है। एट्राजीन, बेसालीन, पैराक्वाड या एलाक्लोर। बताइए जल्दी से क्या जवाब होगा इसका। मक्का का खरपतवारनाशी की जगह वहाँ पर शाकनाशी भी लिखा हुआ आ सकता है, तो घबराना नहीं है आपको, दोनों एक ही चीज़ होते हैं। ABCD क्या जवाब होगा इसका? जिसने ए वाला जवाब दिया है एट्राजीन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। मक्का का प्रमुख खरपतवारनाशी रसायन कौन सा होता है? एट्राजीन। मक्का का प्रमुख खरपतवारनाशी रसायन कौन सा होता है? एट्राजीन होता है। अगला सवाल है हमारा, दालों का राजा किसे कहा जाता है? दालों का राजा किसे कहा जाता है? चना, मूंग, मोठ और उड़द। दालों का राजा किसे कहा जाता है? चना, मूंग, मोठ और उड़द।
जिसने ए जवाब दिया है चना, बिल्कुल सही जवाब है। जो दालों का राजा जिसको बोला जाता है वो किसे बोला जाता है? चने को बोला जाता है, चने को बोला जाता है। और चने में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो मैं 10 बार बता चुका हूँ आपको, लेकिन मैं 11वीं बार भी बिल्कुल बताऊँगा आपको, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसको 10 बार क्या, इसको 100 बार बताओ, ये इंपॉर्टेंट ही रहता है। तो अगर चना है और चने में अगर प्रोटीन परसेंट पूछा जाता है आपसे तो 21% होगा। कितने परसेंट होगा? 21%। चने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होगी? चने में प्रोटीन की मात्रा 21% होगी। और दालों का राजा किसे बोला जाता है? चने को बोला जाता है। अगला सवाल है हमारा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इम्पोर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, नागपुर, रामपुर, बलरामपुर। पुर। कानपुर, नागपुर, रामपुर या बलरामपुर? कोई डी वाला ऑप्शन जवाब में मत दे देना। बलरामपुर, राम बलराम। और ये दोनों भाई हो गए राम और बलराम, और इधर ये दोनों भाई हो गए कान और नाग। वो नागपुर नहीं, नागपुर होता है। नाग मतलब सांप वाला नाग, यही होगा। तो जवाब दिया किसी ने? देखो, जिसने भी जवाब दिया है कानपुर वाला बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। और कानपुर कहाँ पर है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और मुस्कुराइए आप, लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। ये पिक्चर तो आपने देखी ही होगी, जोली LLB 2। अगला सवाल है हमारा, चने की पत्तियों का खट्टापन किस कारण होता है? खट्टापन। ऑप्शन ए मैलिक एसिड, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, चने की पत्तियों का खट्टापन किस कारण होता है? मैलिक, ऑक्जेलिक, दोनों ही नहीं। चने की पत्तियों का खट्टापन। जिसने बी वाला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जिसने सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो चने की पत्तियों का खट्टापन होता है वो मैलिक और ऑक्जेलिक एसिड के कारण होता है। मैलिक और ऑक्जेलिक एसिड के कारण होता है। और चने में एक विशेष प्रकार की क्रिया की जाती है। देखो कौन सी क्रिया करते हैं? जैसे ही चने का पौधा लंबा होता है, बढ़ने लगता है, तो उस समय क्या करते हैं कि उसकी जो ऊपर वाली पत्तियां होती हैं उन पत्तियों को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। जिससे फिर चने का पौधा सीधा तो बढ़ता नहीं है, और वो क्या करता है? वो चौड़ाई में बढ़ने लगता है, जिससे उस पर शाखाएं ज़्यादा बनती हैं। और ज़्यादा शाखाएं बनेंगी तो फलियाँ ज़्यादा लगेंगी, और फलियाँ ज़्यादा लगेगी तो हमें उत्पादन भी ज़्यादा प्राप्त होगा। तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमारे पूर्वज हमें सिखा के गए, और इन्हीं पर आज पूरी दुनिया टिकी हुई है। देखा ना आपने, जैसे ही कोरोना का प्रकोप आया, सारे शहरवासी गांव की तरफ भाग निकले। तो देखो, कोरोना क्या, दुनिया में कभी भी कोई भी आपदा आ सकती है। जो गांव की मिट्टी की खुशबू होती है उसकी तो बात ही निराली होती है। अगला सवाल है हमारा, कभी कभी ऐसी बातें आ जाती हैं मेरी ज़ुबान पर। 174 काबुली चने की फसल ज्यामिति पूछी है यहाँ पर। काबुली चने की फसल ज्यामिति कितनी होती है? ऑप्शन ए 45 × 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 × 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 45 × 45 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी 45 × 25 सेंटीमीटर। जवाब दीजिए। काबुली चने की फसल ज्यामिति, काबुली चने की फसल ज्यामिति बताइए। 45 × 10 सेंटीमीटर, 45 × 30 × 10, 45 × 45 और 45 × 25। बताइए जल्दी से। जिसने ऑप्शन ए दिया है 45 × 10 बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो काबुली चने की जो फसल ज्यामिति होती है वो कितनी होती है? काबुली चने की फसल ज्यामिति होती है 45 × 10। कितनी होती है? 45 × 10 होती है। 45 × 10 सेंटीमीटर तो पौधों का अंतराल रखा जाता है, और 45 सेंटीमीटर लाइन का अंतराल रखा जाता है। तो ये फसल ज्यामिति बार बार पूछी जाती है। लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी क्या कहलाती है? फसल ज्यामिति कहलाती है। और यहाँ पर जो ज़्यादा दूरी होगी या जो पहले लिखी जाएगी वो तो क्या होगी? लाइन की दूरी, और जो बाद में लिखी जाएगी वो पौधे की दूरी होगी। चाहिए कहीं भी आप किसी भी क्रॉप में पढ़ो, जो पहले लिखी जाती है वो लाइन की दूरी होती है, और वो हमेशा जो बाद में लिखी जाती है उस दूरी से ज़्यादा होती है। तो जो पहले लिखी जाएगी वो लाइन की दूरी होगी, और लाइन से लाइन की दूरी हमेशा ज़्यादा होगी, और पौधे से पौधे की दूरी हमेशा बाद में लिखी जाएगी, और पहले लिखी जाने वाली पौधे से लाइन की दूरी की हमेशा
कम होगी। तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं। अगला सवाल है हमारा, लाल चना और पिजन पी किसको कहा जाता है? लाल चना और पिजन पी किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी अरहर, ऑप्शन सी मूंग और ऑप्शन डी मोठ। बताना है आपको लाल चना या पिजन पी किसको कहते हैं? लाल चना या पिजन पी। जिसने ऑप्शन ए वाला दिया, बी वाला दिया है अरहर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। लाल चना या पिजन पी किसे कहा जाता है? अरहर को कहा जाता है। अरहर को लाल चना या पिजन पी बोलते हैं। अगला सवाल है हमारा, उपास 120 बहुत ही फेमस वैरायटी है, बहुत ही फेमस वैरायटी है। उपास 120 किस किस्म की फसल है? किस फसल की किस्म है बताना है आपको। मूंग, चना, मोठ या अरहर। उपास 120, जिसने डी जवाब दिया है अरहर, बिल्कुल सही जवाब है। जो उपास 120 किस्म है वो किसकी है? अरहर की है। अरहर को और क्या बोला जाता है? अरहर को लाल चना भी बोला जाता है या पिजन पी भी बोला जाता है। तो वहाँ पर सवाल आएगा, लाल चना निम्न में से कौन सी किस्म लाल चना की है? या अरहर का वैज्ञानिक नाम पूछ लेंगे आपसे, या फिर पिजन पी का वैज्ञानिक नाम पूछ लेंगे आपसे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अरहर का वैज्ञानिक नाम होता है केजानस केजान। क्या होता है? अरहर का वैज्ञानिक नाम होता है केजानस केजान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है, लाल चना और पिजन पी किसको कहा जाता है? लाल चना और पिजन पी किसे कहा जाता है? मटर, अरहर, मूंग या मोठ। बताइए जल्दी से। ऑप्शन है आपके सामने ए बी सी डी। मटर, अरहर, मूंग या मोठ। लाल चना या पिजन पी किसे कहा जाता है? अरहर को कहा जाता है। जिसने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। लाल चना और पिजन पी किसे कहते हैं? अरहर को कहते हैं। उपास 120 किस फसल की किस्म है? बताइए जल्दी से। उपास 120 किस फसल की किस्म है? मूंग, चना, मोठ और अरहर। मूंग, चना, मोठ और अरहर। मूंग, चना, मोठ और अरहर, जल्दी से बताइए। उपास 120 किसकी किस्म है? जिसने डी जवाब दिया है अरहर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। उपास 120 किसकी किस्म है? उपास 120 किस्म है अरहर की। उपास 120 अरहर की किस्म है। अगला सवाल है हमारा, दलहनी फसलों के फल का प्रकार क्या है? दलहनी फसलों के फल का प्रकार क्या है? पॉड, कैप्सूल, बेरी या सरस। पॉड, कैप्सूल, बेरी या सरस। दलहनी फसलों के फल का प्रकार क्या है बताना है आपको। पॉड, कैप्सूल, बेरी या सरस। जिसने ए वाला जवाब दिया है पॉड, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो दलहनी फसलों के फल का प्रकार होता है वो क्या होता है? पॉड होता है। यानी कि जो उसकी फली होती है उसको हम विज्ञान की भाषा में या साइंटिफिक लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? पॉड कहते हैं। जो फली होती है, चाहे वो चने की फली हो, मूंग की फली हो, मोठ की फली हो, या उड़द की हो, अरहर की हो, सरसों की हो या मूंग की फली हो, वो क्या कहलाएगी? पॉड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पॉड कहलाएगी। तो दलहनी फसलों के फल का प्रकार क्या होगा? पॉड कहलाएगा। अगला सवाल है हमारा, फ्रेंच बीन व किडनी किस फसल को बोला जाता है? फ्रेंच बीन व किडनी बीन किस फसल को बोला जाता है? बीन यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। फ्रेंच बीन व किडनी बीन किस फसल को बोला जाता है? ऑप्शन ए है हमारा राजमा, ऑप्शन बी है मूंग, ऑप्शन सी है अरहर और ऑप्शन डी है मोठ। बताइए जल्दी से। फ्रेंच बीन व किडनी किस फसल को बोला जाता है? राजमा, मूंग, अरहर या मोठ। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिसने जवाब दिया है राजमा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। फ्रेंच बीन व किडनी बीन किस फसल को बोला जाता है? फ्रेंच बीन व किडनी बीन बोला जाता है राजमा को। फ्रेंच बीन व किडनी बीन राजमा को बोला जाता है। अब इससे जुड़ी देखो, ये एक इमेज शो हो रही है यहाँ पर फोटो। ये फोटो किसकी है? देखो इधर एक साइड दिया गया है राजमा और एक साइड दिया गया है किडनी। अब किडनी और राजमा की किस प्रकार से फोटो मिल रही है देख सकते हो आप, किस प्रकार से इनकी साइज, इनका जो आकार है वो मिलता है। इसलिए जो राजमा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? किडनी बीन बोलते हैं। राजमा को हम क्या बोलते हैं? राजमा को किडनी बीन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसका आकार और किडनी का आकार
मनुष्य की जो किडनी होती है उसका आकार लगभग क्या होता है, सेम होता है, इसलिए इसको किडनी बीन की संज्ञा दी गई है। तो समझ में आ गया होगा आपको। अगला चलो इससे जुड़ी एक बात और बता देता हूँ आपको। दलहनी फसलों के फल का प्रकार यहाँ पर बताया था पोड। अब गुणसूत्र संख्या बता देता हूँ एक बार। दलहनी फसलों की गुणसूत्र संख्या आपको कैसे याद करनी है। देखो जो दलहनी फसलें होती हैं उसमें जो गुणसूत्र संख्या होती है, खरीफ में और रबी में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैसे याद करोगे तो इसकी एक ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो जो ये यहाँ पर इमेज शो हो रही है, इसमें क्या लिख दिया गया है कि सभी दलहनी फसलें, खरीफ में उगाए जाने वाली सभी दलहनी फसलें, उनकी गुणसूत्र संख्या क्या होगी, 22 होगी। सभी दलहनी फसलें जो खरीफ में उगाई जाती है उनकी गुणसूत्र संख्या कितनी होगी, 22 होगी। अपवाद है सिर्फ एक कुल्थी। कुल्थी की जो फसल होती है उसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 24 होती है। उसमें गुणसूत्र संख्या 24 होती है। बाकी खरीफ की कोई सी भी फसल हो, दलहनी फसल कोई सी भी हो, उसमें आप आंख मीचकर गुणसूत्र संख्या 22 कर सकते हैं। ठीक है। अगर रबी की बात की जाए, रबी में उगाई जाने वाली दलहनी फसलों की बात की जाए तो उसमें जो गुणसूत्र संख्या होती है वो होती है 14। कितनी होती है, 14। रबी की सभी दलहनी फसलों की गुणसूत्र संख्या 14 होती है। और अपवाद की तौर पर अगर बात की जाए तो जो काबुली चना होता है उसमें गुणसूत्र संख्या जो होती है वो होती है 16। उसमें कितनी होती है, गुणसूत्र संख्या 16 होती है। तो रबी की जो गुणसूत्र संख्या है वो सबकी 14 हो जाएगी, काबुली चने की 16 हो जाएगी, और खरीफ की सबकी 22 हो जाएगी, और अपवाद कुल्थी है, कुल्थी की कितनी हो जाएगी, 24। तो ये भी याद रख लेना कि खरीफ और रबी 2 मौसम होते हैं, और आपको जो मेन हमारी गुणसूत्र संख्या है उसमें 2-2 ही ऐड करने हैं। देखो जैसे यहाँ 22 है, 22 में 2 ऐड किए तो कितने हो गए, 24 हो गए। और नीचे देखो 14 है तो 14 में 2 ऐड किए तो कितने हो गए, 16 हो गए। तो इस प्रकार से को रिलेट करके पढ़िए, आसानी से याद होगा और भूलेंगे भी नहीं कभी। और हमें नहीं लगता कि जो हमारी क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको ऐसा लगता होगा कि हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऐसा लगता होगा जैसे कोई पिक्चर देख रहे हैं, यार बड़ा मजा आ रहा है, आहा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में मूंग का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, बताना है आपको। राजस्थान में मूंग का सबसे अधिक उत्पादन नागौर, कोटा, बारा या बूंदी। नागौर, कोटा, बारा या बूंदी, जवाब दीजिए। राजस्थान में मूंग का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला नागौर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। राजस्थान में सबसे अधिक कहाँ पर होता है उत्पादन, नागौर में होता है। मूंग का उत्पादन कहाँ पर होता है, नागौर में होता है। और नागौर की और चीज़ क्या प्रसिद्ध है, नागौर की और चीज़ प्रसिद्ध है नागौर का बेल। और अब कहोगे सर एक और चीज़ बता दीजिए नागौर की क्या प्रसिद्ध है, तो नागौर की एक चीज़ और प्रसिद्ध है, डीजी साउंड। डीजी साउंड जो होता है वो नागौर का बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ पर आपको वेरियस टाइप के जो डीजी साउंड है वो मिल जाएंगे, अलग अलग प्रकार के डीजी साउंड मिल जाएंगे। और नागौरी बेल तो फेमस है, नागौरी डीजे भी फेमस है, और नागौरी मूंग भी प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विग्ना मूंगो किस फसल का वानस्पतिक नाम है, बताइए जल्दी से। विग्ना मूंगो किस फसल का वानस्पतिक नाम है, मूंग का, मोठ का, अरहर का और उड़द का। बताना है आपको विग्ना मूंगो, मूंग, मोठ, अरहर या उड़द। जिसने ए जवाब दिया है मूंग, उनका गलत जवाब है, मूंग नहीं होगा। विग्ना मूंगो जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है उड़द का। किसका होगा, उड़द का होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वानस्पतिक नाम याद कीजिए आप। वानस्पतिक नाम से सवाल पूछे जाएंगे कम से कम 3-4, और वो इसी प्रकार के सवाल पूछेगा आपसे, क्योंकि ये सवाल इसमें कंफ्यूज है ना, तो वो कंफ्यूजन वाला देगा, वो सीधा सीधा हलवा तो देगा नहीं आपको, वो तो सीधा सीधा घुमाकर आपको देगा कि किस प्रकार से मैं इन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करूं। तो वो इसीलिए कंफ्यूज करने वाले सवाल बनाएगा आपके सामने। और जब आप उस सवाल को देखोगे तो यार ये तो ईजी लग रहा है, जो पढ़ा हुआ नहीं होगा ना आपका, और वो देखोगे अरे यार ये तो ईजी लग रहा है, वो ईजी नहीं लग रहा है, वो ईजी आपको दिखाया गया है ताकि आप उसको जानबूझकर गलत करो। तो इस प्रकार के सवाल आएंगे वहाँ पर। तो विग्ना मूंगो देखोगे, और वो ऑप्शन भी उसने पहला ही दिया, उसने ऑप्शन चौथा नहीं दिया, उसने ऑप्शन पहला दिया है। तो विग्ना मूंगो पढ़ा आपने, विग्ना मूंगो पढ़ते ही आपने पहला ऑप्शन पढ़ा मूंगो, हाँ यार यही सही होगा, तो ऑप्शन ए कर दिया, और वो वहाँ पर गलत होता है। तो थोड़ी बहुत मेंटल एबिलिटी भी लगानी पड़ती है आपको। इसलिए विग्ना मूंगो किसका नाम हो जाएगा, उड़द का हो जाएगा। और मूंग का क्या होगा, विग्ना रेडिएटा।
मूंग का क्या होगा, विग्ना रेडिएटा होगा, और मोट का होगा विग्ना एकोनिटिफोलिया। ठीक है, मोट का क्या होगा, विग्ना एकोनिटिफोलिया। अगर अरहर की बात की जाए तो अरहर का होगा केजानस केजान, अरहर का तो थोड़ा अलग है। बाकी मूंग, मोट और उड़द से हर बार सवाल पूछा जाता है वैज्ञानिक नाम का, चाहे 1-2 साल में छोड़कर एक बार पूछा जाए या 2-3 साल से एक बार पूछा जाए, या कभी कभी रिपीट भी हो जाता है। तो ये ध्यान रख लेना कि ये तीनों का नाम आपको याद रखना है। और इसके अलावा जो हॉर्टिकल्चर में जो नाम है, जो नींबू वर्गीय फसलें हैं, जिनमें है एक तो किन्नो, एक संतरा, एक नारंगी जिसको हम संतरा बोलते हैं, मौसमी, माल्टा, इनके भी जो नाम होते हैं, और एक नींबू, इनके भी जो नाम होते हैं, ये लगभग रिलेटेड हुए। सिट्रस लगा होता है, सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, सिट्रस रेटिकुलेटा। तो ये कंफ्यूज करेंगे आपको वहाँ पर, इसलिए वो सवाल देगा, और ये आएंगे इस प्रकार के सवाल, इसलिए वानस्पतिक नाम को ढंग से याद कर लेना। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, उड़द में पाए जाने वाला अम्ल है। उड़द में पाए जाने वाला अम्ल बताना है आपको। उड़द में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल। उड़द में पाए जाने वाला अम्ल बताना है आपको। मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल। जिसने जवाब दिया है फास्फोरिक अम्ल, डी वाला बिल्कुल सही जवाब है आपका। जिसने जवाब दिया है फास्फोरिक अम्ल, डी बिल्कुल सही जवाब है। उड़द में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होगा? उड़द में पाया जाने वाला अम्ल होगा फास्फोरिक अम्ल। क्या होगा? फास्फोरिक अम्ल होगा। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर जल्दी जल्दी करवाइए। क्यों भाई जल्दी जल्दी क्यों करवाएं? जितना आप इसकी स्टडी डिटेल में करोगे उतना जल्दी याद रहेगा। घास काटने से कोई फायदा नहीं है। मैं बोलूँ उड़द में पाया जाने वाला अम्ल है फास्फोरिक अम्ल, इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है आपको, आगे कर दिया आपने, मैंने बोला आपने सुन लिया, बात खत्म। तो उससे जुड़े 3-4 बातें बतानी जरूरी होती जिससे आपको याद रखने में आसानी रहे। इसीलिए मैं आपको हर चीज़ की, हर क्वेश्चन में 1 या 2 मिनट का समय लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? लगभग 1 मिनट का समय इसीलिए लेता हूँ क्योंकि आपके लिए ये आसानी रहेगी, याद करने में आपको आसान रहेगा और आप बोर भी नहीं होंगे इससे। और एक क्वेश्चन में जब पढ़ता हूँ तो उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन बोलता ही हूँ मैं, उससे रिलेटेड कौन कौन से सवाल हैं, कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो हर जगह सिर्फ वही काम में नहीं आता जल्दी। हमें कभी कभी जो पढ़ाई वाला काम होता है या और दूसरे जो काम होते हैं वो हमेशा पेशेंस से रखे जाते हैं, उसमें पेशेंस रखनी चाहिए। तो जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर जल्दी जल्दी, आपसे निवेदन है कि जल्दी जल्दी इससे नहीं होगा काम, आराम से किया जाएगा। कल भी देखा था मैंने, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर जल्दी जल्दी करवा दीजिए। तो जल्दी जल्दी नहीं होता है। अगर आपको जल्दी करना है तो इसका दूसरा उपाय बताता हूँ आपको। देखो ऐसा करिए, जो लाइव क्लास जब खत्म हो जाएगी, लाइव क्लास खत्म होने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक डॉट होगा, उस पर जाना, उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद में एक ऑप्शन आएगा स्पीड का, उसकी स्पीड बढ़ा देना आप। स्पीड बढ़ाने के बाद में इस वीडियो को चलाकर देख लेना। ठीक है, तो ये कर सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर बोर्ड को क्लियर करो, हमें दिख नहीं रहा। तो बोर्ड को क्लियर मेरी तरफ से तो क्लियर ही है। आप यहाँ 3 डॉट होते हैं, उस पर क्लिक करिए और क्वालिटी को बढ़ाइए। आपने 144 वाली क्वालिटी कर रखी है, आप कम से कम 360 वाली क्वालिटी पे देखेंगे, तब आपको सब कुछ क्लियर होगा। बाकी सारे जो स्टूडेंट हैं उनको सबको क्लियर ही दिखाई देता है, लेकिन आप क्या करते हो कि क्वालिटी कम कर लेते हो। तो क्वालिटी कम मत करिए, क्वालिटी को मीडियम कर लीजिए, जिससे आपको आसानी से दिख भी जाए और समझ में भी आ जाए। अगला सवाल है हमारा, फ्लूक्लोरेलिन शाकनाशी का व्यापारिक नाम बताना है आपको। बेसालिन, पैराक्वाट, डाइक्वाट या मचेटी। ABCD। फ्लूक्लोरेलिन शाकनाशी का व्यापारिक नाम बेसालिन, पैराक्वाट, डाइक्वाट और मचेटी। बताइए जल्दी से। शाकनाशी का मतलब होता है खेत में उगे, जो शाक उग जाती है खेत में, जो हानिकारक खरपतवार होते हैं उसको नष्ट करने के लिए उस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या कहलाते हैं? शाकनाशी कहलाते हैं। इसको खरपतवारनाशी भी कहते हैं। और इससे जुड़ा एक सवाल और बता देता हूँ मैं, पहले ये बता दीजिए। जिसने ए जवाब दिया है बेसालिन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो फ्लूक्लोरेलिन होता है उसका व्यापारिक नाम क्या होता है? बेसालिन। अब देखो क्या होता है व्यापारिक नाम और जो मुख्य नाम होता है वो क्या होता है। देखो जो भी दवाई बनाई जाती है, एक तो उसका रासायनिक संगठन होता है, और एक चीज़ जो रासायनिक संगठन होता है उसी संगठन के आधार पर एक उसका नाम रखा जाता है, और उस नाम से वो दवाई बाजार में नहीं मिलती है। हालांकि आप जाओगे तो दुकान वालों को सबको पता होता है, लेकिन अगर आप जाते ही कहोगे कि बेसालिन, फ्लूक्लोरेलिन दे दिए, तो आदमी को थोड़ा समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए एक दवाई के 2 नाम रखे जाते हैं, एक तो उसका केमिकल फॉर्मूला या रासायनिक संगठन, और दूसरा उसका रखा जाता है व्यापारिक नाम, जो
बाजार में जिस नाम से वो दवाई बिकेगी। तो दो नाम होते हैं। तो फ्लूक्लोरालिन क्या है, इसका वो रासायनिक संगठन बोल सकते हैं इसको, और जो बेसालिन है वो इसका व्यापारिक नाम है। बाजार में बेसालिन के नाम से ये दवाई बिकती है। बेसालिन जो दवाई होगी उस पर लिखा जरूर होगा फ्लूक्लोरालिन, लेकिन बेसालिन बड़ा लिखा होगा और फ्लूक्लोरालिन मिलेगा आपको डब्बे के पीछे छोटे अक्षरों में, जहाँ पर केमिकल का फॉर्मूला लिखा होता है वहाँ पर मिलेगा। तो कभी आप दवाई लाओ तो देखना कि दो नाम होंगे उस पर, एक बड़ा नाम आगे और पीछे नाम होगा जो जहाँ पर रसायन लिखा होता है ना कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पर लिखा होगा फ्लूक्लोरालिन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है हमारा, इससे जुड़ा एक सवाल और बता रहा था मैं कि शाकनाशी यानी कि खरपतवार। खरपतवार से जुड़ा एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, जो पहले अनुसंधान केंद्र था अब उसको निदेशालय बना दिया गया है। अनुसंधान केंद्र छोटा होता है और निदेशालय जो होता है, कृषि अनुसंधान निदेशालय जो होता है वो बड़ा होता है। तो जो खरपतवार अनुसंधान निदेशालय है वो जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में है, और जबलपुर है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है हमारा, बरखा किस फसल की किस्म है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। बरखा किस फसल की किस्म है, बताइए। सुपरवाइजर में भी आया हुआ सवाल है ये। ऑप्शन है हमारा चना, मूंग, उड़द और अरहर। चना, मूंग, उड़द और अरहर, बताइए जल्दी से क्या ऑप्शन होगा इसका। जिसने जवाब दिया है चना गलत है, मूंग दिया है गलत है, जिसने उड़द वाला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जिसने उड़द वाला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो बरखा किस्म है वो किसकी किस्म है? बरखा किस्म है उड़द की। और ये सवाल सुपरवाइजर में पूछा भी जा चुका है कि बरखा किस्म का संबंध किस फसल से है। तो किस फसल से है? उड़द से है, बार बार पूछी जाती है। वर्षा अलग है, बरखा जो किस्म है वो तो है उड़द की। अगर वर्षा पूछ ले आपसे, वर्षा, तो वर्षा किस्म किसकी होगी? मूंग की होगी। वर्षा और वर्षा अलग अलग है। बच्चे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि सर ये वर्षा और वर्षा एक ही है। तो देखो बरखा अलग है और वर्षा अलग है, दोनों ही अलग अलग किस्में हैं और दोनों का ही अलग अलग मतलब है। हाँ, हालांकि ये बरखा और वर्षा इनका पर्यायवाची शब्द जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको ये कर दो कि हाँ सर आपने बरखा बताई थी तो बरखा का मतलब तो वर्षा ही होता है, तो वर्षा भी इसकी होगी। तो ऐसे नहीं है। अब देख लो, वापस से एक बार क्लियर फाइनल बता देता हूँ। जो बरखा किस्म है वो उड़द की है। बरखा किस्म जो है वो उड़द की है। और अगर आपसे पूछ ले वर्षा, तो वर्षा किस्म किसकी है? मूंग की है। वर्षा किस्म किसकी है? मूंग की है। अब समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, रट लेना, अभी लिख लो चाहे याद कर लो, आएगा ये सवाल। अगला सवाल है हमारा, चले लिख लीजिए, तब तक मैं रुक जाता हूँ। लिख लो, तब तक मैं रुक जाता हूँ। मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा करो। मैं तो कहता हूँ जब ये क्लास चलती है ना, तब आप रफ कॉपी और पेन लेके बैठिए। बहुत आपको, मैं कह रहा हूँ, बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत जल्दी आपको याद होगा जो भी चीज़, जो भी मैं बोलता हूँ। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, लिखना कुछ भी नहीं है। आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है। जैसे ही मैं किसी क्वेश्चन का पूछता हूँ आंसर, तो उसका आंसर आपको, जैसे आपको आ गया कि ऑप्शन ए वाला है, तो ऑप्शन ए वाला है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट नहीं करते हैं तो आप उसमें लिख भी सकते हैं। मेरे हिसाब से कमेंट करना ठीक रहेगा, क्योंकि आपको उससे पता चल जाएगा, आपका पूरा ध्यान उस पर रहेगा। लेकिन कॉपी पे भी अगर आप नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी पे भी आप कर सकते हो। और क्वेश्चन लिखते हो तो लिखने के बाद कमेंट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ही मैंने कोई सवाल बोला, आपने उस सवाल को लिख लिया कॉपी में, फिर उसके बाद में उसका आंसर दे दिया। तो इस प्रकार से भी हो सकता है, जैसे आपको ठीक लगे कर सकते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो पहले लाइव क्लास अटेंड कर ली, सबके आंसर दे दिए, सबके आंसर देने के बाद में फिर वापस से वीडियो को आपने प्ले किया, सारी आवाज़ कम कर दी क्योंकि अब आपको याद हो गई, अब आपको रिवीजन करना है तो सारी आवाज़ कम हो गई। फिर क्या करना है आपको? फिर आपको सीधा सा वीडियो प्ले करनी है। वीडियो प्ले करने के बाद में उसकी स्पीड तेज़ करनी है, बहुत सारी स्पीड बढ़ा देनी है उसकी, फिर आवाज़ कम कर देना और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। सवाल नंबर फर्स्ट आया, सवाल नंबर फर्स्ट लिखा, इसका आंसर मैंने अभी ये दिया था, सर ने ये बताया था, ये हो गया। दूसरे का ये, तीसरे का ये जो 1 घंटे की वीडियो आपकी 20 मिनट में कंप्लीट भी हो जाएगी, 20 मिनट में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस तरीके से नए नए एक्सपेरिमेंट करिए अपनी स्टडी में, नए नए एक्सपेरिमेंट करिए और जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करते रहिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, यकीन मानिए मेरा। जितना रिवीजन करोगे उतना फ़ायदा होगा। अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक मोठ का उत्पादन कहाँ होता है? ये इस सवाल को मैं इस सवाल के बाद बताऊंगा। पहले ये सवाल बताइए, जड़िया ज्वाला। देखो मोठ का उत्पादन तो बीकानेर में होता है, मैंने बता दिया, लेकिन इससे जुड़ी एक चीज़ बताऊंगा आपको। जड़िया ज्वाला RMO 40 किसकी किस्म है?
जड़िया ज्वाला RMO 40 किसकी किस्म में बताना है आपको। मोठ, अरहर, मूंग या चना। जड़िया ज्वाला RMO 40 किस्म बताइए जल्दी से, किसकी होगी। मोठ, अरहर, मूंग या चना। जिसने मोठ जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जिसने मोठ जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। अगर राजस्थान में सबसे ज़्यादा मोठ उत्पादन की बात की जाए तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मोठ उत्पादन होता है बीकानेर में। अगर भारत में सबसे ज़्यादा मोठ उत्पादन की बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा जो मोठ उत्पादन होता है वो होता है राजस्थान में। इसीलिए मैंने कहा था इस क्वेश्चन को बाद में बताऊंगा। तो सबसे ज़्यादा जो मोठ उत्पादन होता है भारत में वो होता है राजस्थान में, और राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा मोठ उत्पादन होता है बीकानेर में। अब देखो ये बीकानेर में मोठ उत्पादन सबसे ज़्यादा क्यों होता है, इसके पीछे की बात बताता हूँ आपको आज। देखो ये थोड़ा इतिहास की बात है कि सबसे पहले इतिहास में आज से लगभग 200-250 साल पहले एक महाराजा हुआ करते थे। तो उनका एक शौक था, ये जो नमकीन टाइप सामग्री होती है ना, जैसे चिप्स हो गए आलू के, नमकीन हो गई, या और भी जितनी भी घर में जो आइटम्स बनाए जाते हैं या मार्केट में जो मिलते हैं, जो आप खाते हो बीकानेरी भुजिया वगैरह, तो उनको इस प्रकार के जो आइटम खाने का बहुत शौक था। एक राजा महाराजा थे बीकानेर के, राव बीका नहीं थे, उनके अलावा कोई थे। तो उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी कि जो सबसे अच्छी प्रकार की मुझे वो नमकीन बना के खिलाएगा, क्या पता उस समय नमकीन बोला जाता था, भुजिया बोला जाता था, मुझे पता नहीं है, वो उसको इनाम देंगे। तो उस समय एक प्रतियोगिता रखी गई और उसी प्रतियोगिता में किसका इन्वेंशन हुआ था, बीकानेरी भुजिया का इन्वेंशन हुआ था। उस प्रतियोगिता में बीकानेरी भुजिया का इन्वेंशन हुआ था, और वो जो बीकानेरी भुजिया थी तब से लेकर आज तक उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। उसमें जो चीज़ डालती है, जितनी मात्रा में डालनी है उतनी मात्रा में ही डाली जाती है, और इसीलिए ये वर्ल्ड फेमस है। ये इंडिया में ही नहीं, दूसरे देशों में भी बीकानेरी भुजिया जाने लग गई आजकल। आपने देखा होगा जो बीकानेरी भुजिया का जो पैकेट होता है उसके ऊपर हिंदी में भी लिखा होता है, इंग्लिश में भी लिखा होता है, और उर्दू में भी लिखा आने लग गया आजकल। तो वो कहाँ पर जाता है, वो जाता है सऊदी अरब में जाता है। सऊदी अरब के अलावा वो दुबई में जाता है, और भी जो दूसरी सिटीज़ हैं, सऊदी कंट्रीज़ हैं, ईरान, इराक, इन सब में जाता है। और काफ़ी अच्छा नाम है बीकानेर का नमकीन के क्षेत्र में। और ये जो मोठ का सर्वाधिक उत्पादन होने का जो कारण है वो कारण यही है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा नमकीनें बनती हैं, और जो भुजिया बनती है बीकानेरी जो भुजिया जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट में वैल्यू है या मांग है, वो मोठ से बनाई जाती है। इसीलिए जो लोग ये समझ रहे थे इतने दिन की सर बेसन से बनाई जाती है, तो बेसन बनता है चने से नहीं बनाई जाती, मोठ से बनाई जाती है। बीकानेरी जो भुजिया है वो किससे बनाई जाती है, मोठ से बनाई जाती है। बहुत ही क्रिस्पी होती है। हो सकता है अभी आप में से कुछ बच्चों के मुंह में पानी आ गया होगा बीकानेरी भुजिया का नाम सुन के। तो बीकानेरी भुजिया का जो इतिहास था वो ये था। और बीकानेरी भुजिया जो है वो सभी जो नमकीन है उसकी जन्मदाता है। जैसे सभी जो भाषाएं हैं उसकी जन्मदाता संस्कृत को माना जाता है, वैसे सभी नमकीनों की जो जन्मदाता है वो है बीकानेरी भुजिया। तो जानकारी कैसी लगी बता दीजिएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल है हमारा, ये सवाल मैं बता चुका हूँ आपको, जड़िया ज्वाला RMO 40 किसकी किस्में हैं। जड़िया ज्वाला RMO 40 सब मोठ की किस्में हैं। किसकी किस्में हैं, सब मोठ की किस्में हैं, और सर्वाधिक मोठ उत्पादन बीकानेर। अगला सवाल है हमारा, ब्लैक आई वेजिटेबल मीट काउपी किस फसल को कहते हैं। ब्लैक आई वेजिटेबल मीट और काउपी किस फसल को बोला जाता है। अरहर, मूंग, चवड़ा या मसूर। अरहर, मूंग, चवड़ा या मसूर। जिसने सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। ब्लैक आई वेजिटेबल मीट किसको कहते हैं, ब्लैक आई वेजिटेबल मीट बोलते हैं चमड़ा को। अब देखो ब्लैक आई क्या होती है, जो चमड़ा होता है ना वो होता है सफ़ेद कलर का, लेकिन उसमें एक काला सा डॉट होता है, एक धब्बा होता है, इसीलिए वो धब्बा उसको उसके आँख की संज्ञा दी गई है, इसलिए इसके क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लैक आई पी। ब्लैक आई पी भी बोला जाता है इसको, और वेजिटेबल मीट और काउ पी भी इसको बोला जाता है। ब्लैक आई पल्स भी बोल सकते हैं, ब्लैक आई पल्स भी बोल सकते हैं इसको। अगला सवाल है हमारा, चमड़ा की कौन सी किस्म खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाई जा सकती है। चमड़ा की कौन सी किस्म खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाई जा सकती है। जॉइंट, पूसा दो फसली,
पूसा, बरसाती और सिरसा। बताइए जल्दी से, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए चमड़ा की कौन सी किस्म खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाई जा सकती है। जायंट, पूसा दो फसली, पूसा, बरसाती और सिरसा। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो चमड़ा की जो पूसा दो फसली किस्म है वो खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाई जा सकती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मौसम कितने होते हैं, मौसम रबी और खरीफ 2 होते हैं। वैसे तो 4-5 होते हैं, 6 ऋतुएं होती है वैसे तो, लेकिन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है रबी और खरीफ। तो यहाँ पर रबी और खरीफ 2 मौसम है और 2 फसली से याद रख लेना, 2 बार फसल ले सकते हैं, एक रबी में और एक खरीफ में। तो चमड़ा की कौन सी किस्म है जो रबी और खरीफ 2 मौसम में 2 बार फसल ली जा सकती है, पूसा 2 फसली। अगला सवाल है हमारा, पीली क्रांति का संबंध है। पीली क्रांति का संबंध बताना है, पपीता से है, तिलहन से है, आम उत्पादन से है या दाल उत्पादन से है। 4 ऑप्शन है, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। पपीता उत्पादन, तिलहन उत्पादन, आम उत्पादन, दाल उत्पादन। पपीता उत्पादन, तिलहन उत्पादन, आम उत्पादन या दाल उत्पादन। जिसने जवाब दिया है तिलहन उत्पादन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। पीली क्रांति का संबंध किससे है, पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। किससे है, तिलहन उत्पादन से है। और जो तिलहन या तेल का जो कलर होता है वो हल्का पीलापन लिए हुए होता है, इसलिए इसको पीली क्रांति बोला जाता है। अगला सवाल है हमारा, तिलहन अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है। बताना है आपको, तिलहन अनुसंधान निदेशालय फैसलाबाद, हैदराबाद, मुरादाबाद और गाजियाबाद। जिला गाजियाबाद। 4 ऑप्शन हैं, फैसलाबाद, हैदराबाद, मुरादाबाद और गाजियाबाद। इतने बाद, इन सब के बाद बताइए जल्दी से, फैसलाबाद, हैदराबाद, मुरादाबाद या गाजियाबाद। जिसने बी जवाब देखा है, बी जवाब दिया है हैदराबाद, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो तिलहन अनुसंधान निदेशालय है वो कहाँ पर है, हैदराबाद में है। तिलहन अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है, हैदराबाद में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तेल वाली जो फसलें हैं कौन कौन सी है, मूंगफली, सरसों, तिल, इनका जो तेल निकाला जाता है उस फसलों पर क्या किया जाता है, अनुसंधान कार्य किया जाता है। उन फसलों पर क्या किया जाता है, अनुसंधान कार्य किया जाता है। अगला सवाल है, मूंगफली में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है आपको। मूंगफली में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 20, 20 दूनी 40, 2n बराबर 46, 2n बराबर 52। जल्दी से बताइए, 2n बराबर 20, 2n बराबर 40, 2n बराबर 46, 2n बराबर 52। जिसने जवाब दिया है 46, नहीं 46 तो गुणसूत्र संख्या होती है किसकी, मनुष्य की। तो जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा 2n बराबर 40। मूंगफली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, मूंगफली में गुणसूत्रों की संख्या होगी 40। ठीक है, तो मूंगफली में गुणसूत्रों की संख्या 40 होगी। तो मूंगफली ये थी, मूंगफली खा ले बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं मैं तेरा नाना नहीं। अगला सवाल है, मूंगफली अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय पूछा गया है आपसे, रामगढ़ में, चंडीगढ़ में, जूनागढ़ में और हमीरगढ़ में। बताइए जल्दी से, रामगढ़, चंडीगढ़, जूनागढ़, हमीरगढ़। स्टडी विथ फन। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, जिसने जूनागढ़ दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जिसने जूनागढ़ दिया है बिल्कुल सही जवाब है। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है, मूंगफली अनुसंधान निदेशालय है जूनागढ़ में। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ में है। और जूनागढ़ कहाँ पर है, जूनागढ़ है गुजरात में। अब देखो इससे जुड़ी एक जानकारी देता हूँ आपको। सबसे पहले जो फसल अनुसंधान केंद्र खोला गया था, फसल अनुसंधान केंद्र, निदेशालय नहीं बात कर रहा हूँ मैं, केंद्र की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला जो फसल अनुसंधान केंद्र खोला गया था वो खोला गया था मूंगफली अनुसंधान केंद्र। कहाँ पर खोला गया था, जूनागढ़ गुजरात में खोला गया था। लेकिन अभी हाल ही में इसको चेंज कर दिया गया है और अब इस अनुसंधान केंद्र को बड़ा कर दिया गया है और बड़ा करके इसको निदेशालय बना दिया गया है। तो मूंगफली अनुसंधान निदेशालय या मूंगफली अनुसंधान केंद्र, दोनों ही सवाल अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आंसर कर देना जूनागढ़। और जूनागढ़ कहाँ पर है, गुजरात में है। अगर आपसे कभी आपसे कोई सवाल पूछ ले कि जूनागढ़ का किला कहाँ पर है, तो जूनागढ़ का किला तो बीकानेर में है। जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, लेकिन जूनागढ़ जो जिला है या डिस्ट्रिक्ट है वो है
गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। अगला सवाल है हमारा, मूंगफली में तेल और प्रोटीन का अनुपात कितना होता है? बताना है आपको। मूंगफली में तेल और प्रोटीन का अनुपात जल्दी से बताइए। मूंगफली में तेल और प्रोटीन का अनुपात 26:45, 45:26, 30:20 और 44:21। बताइए जल्दी से। मूंगफली में तेल और प्रोटीन का अनुपात, फिर सोयाबीन का भी बताऊंगा आपको। देखो, मूंगफली में तेल और प्रोटीन का जो अनुपात होता है, मूंगफली में जो तेल और प्रोटीन का अनुपात होता है वो होता है 26:45। 26% तो इसमें प्रोटीन पाई जाती है और 45% इसमें क्या पाया जाता है? तेल पाया जाता है। हाँ, मूंगफली में तेल से, प्रोटीन से ज़्यादा तेल की मात्रा पाई जाती है। अगर सबसे अच्छा खाने वाला तेल पूछा जाए आपसे, रेगुलरली खाना है आपको, तो मूंगफली का खाइए, फिर उसके बाद में सरसों का खाइए। अगर सर्दियां हैं और थोड़ा ज़्यादा मात्रा में खाना है आपको, फैट ज़्यादा चाहिए, तो तिल का खाइए। सोयाबीन का तेल नुकसानदायक होता है, हानिकारक होता है। तो मूंगफली में तेल और प्रोटीन की मात्रा बता दी 26:45। सोयाबीन में कितनी होती है? सोयाबीन में होता है 20:42। 20% तेल और 42% प्रोटीन। अगला सवाल है हमारा, मूंगफली में पेगिंग की अवस्था कितने दिनों बाद निकलती है? फिर बताएंगे आपको पेगिंग भी क्या होती है। देखो, पेगिंग का मतलब होता है, पहले सवाल का आंसर दे दीजिए फिर बताते हैं आपको। मूंगफली में बताना है आपको 25 दिन, 35 दिन, 55 दिन या 75 दिन। जवाब दीजिए। जिसने जवाब दिया है 55 दिन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो मूंगफली में पेगिंग की अवस्था होती है वो होती है 55 दिन। अब देखो होता क्या है, पेगिंग को हिंदी में बोलते हैं अधिकालीन। क्या बोलते हैं? अधिकालीन। क्या बोलते हैं? अधिकालीन बोलते हैं। तो अधिकालीन में क्या होता है, उस समय जो उस मूंगफली की जो शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, वहाँ से कुछ कीलनुमा संरचनाएं निकलती हैं और वो संरचनाएं सीधी ज़मीन के अंदर घुसती है और उन्हीं संरचनाओं पर क्या लगते हैं? मूंगफली लगती है और उसी संरचना के ऊपर फूल बनते हैं। तो समझ गए होंगे आप कि क्या होती है पेगिंग अवस्था। पेगिंग अवस्था में कीलनुमा संरचना बनती है, वो कीलनुमा संरचना मिट्टी के अंदर धंसती है। तभी तो हम उस जो पेगिंग अवस्था आती है उस समय हम क्या करते हैं? उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाते हैं। किसके ऊपर मिट्टी चढ़ाते हैं? मूंगफली के ऊपर मिट्टी चढ़ाई जाती है। और जब मिट्टी चढ़ाते हैं तो ऊपर फूल बनते हैं और नीचे वो जो सूट बनते हैं, या जिनको हम कील भी बोल सकते हैं सामान्य लैंग्वेज में, वो अंदर घुसती है और वहाँ पर मूंगफली का निर्माण होता है। तो ये अवस्था क्या कहलाएगी? पेगिंग कहलाएगी। और सिर्फ ये जो पेगिंग अवस्था होती है वो मूंगफली में ही होती है और कहीं पे भी नहीं होती है। ठीक है। और जो दूसरी एक अवस्था बताई थी मैंने, पडलिंग। एक तो है पेगिंग और एक है पडलिंग। अब पडलिंग पूछ ले आपसे, तो पडलिंग सिर्फ धान में ही होता है। क्या होता है? धान के पानी भरे खेत में हल चलाना क्या कहलाएगा? पडलिंग कहलाएगा। हल चलाना पडलिंग कहलाएगा। और हल को क्यों चलाते हैं? क्योंकि इससे जो पोषक तत्व हैं वो जो मिट्टी में घुल जाते हैं और मिट्टी की जो पोर होती है या मृदा कण होते हैं वो खुल जाते हैं और खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। तो जानकारी कैसी लगी बताना मुझे। अगला सवाल है हमारा, कौन सी फसल गरीब का मांस, हड्डी रहित मांस या वंडर क्रॉप, वेंडर क्रॉप नहीं है, वंडर क्रॉप है, मिसप्रिंट है, वंडर क्रॉप कहलाती है? बताना है आपको कौन सी फसल है जो गरीब का मांस, हड्डी रहित मांस या वंडर क्रॉप कहलाती है। सब्जी मांस या वेजिटेबल मांस तो हमारी चावला थी, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, इसलिए तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन सी फसल है जो गरीब का मांस या हड्डी रहित मांस या वंडर क्रॉप कहलाएगी? मूंगफली, तिल, सरसों या सोयाबीन? ए, बी, सी या डी? जिसने डी जवाब दिया है सोयाबीन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो गरीब का मांस होता है या हड्डी रहित मांस होता है या जिसको वंडर क्रॉप बोलते हैं, वो किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं सोयाबीन को। वंडर क्रॉप को हिंदी में बोलते हैं जादुई फसल। जादुई फसल भी इसको बोला जाता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन 12 में होता है। आया नहीं होगा सवाल, अब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, सोयाबीन में तेल प्रोटीन के अनुपात बता दिया मैंने। 42% तो होती है प्रोटीन और 20% तेल। 42% प्रोटीन और 20% तेल आता है सबको। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन कहाँ होता है? देखो बताया नहीं था, अब बता देता हूँ। राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन कहाँ होता है? पहले आप बताइए। कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। फिर बताऊंगा इससे रिलेटेड कुछ सवाल। राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। जिसने 12 जवाब दिया है
बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? 12 डिस्ट्रिक्ट में होता है, 12 जो जिला है वहाँ पर होता है। अब दूसरा सवाल ये है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा संतरे का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा संतरे का उत्पादन कहाँ पर होता है? झालावाड़ में होता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा संतरे का उत्पादन कहाँ पर होता है? झालावाड़ में होता है। भारत में अगर सबसे अच्छी क्वालिटी के संतरे कहाँ पर उत्पादित होते हैं, या संतरा अनुसंधान केंद्र या नींबू अनुसंधान केंद्र आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है? नागपुर में है। कहाँ पर है? नागपुर में है। नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। वहाँ पर क्या है? वहाँ पर नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र है, जिसमें नींबू वर्गीय जितने भी फल है, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, मौसम्बी है, माल्टा है, उन सब पर अनुसंधान किया जाता है। और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो उसके लिए बहुत ही सूटेबल माना जाता है। इसीलिए वहाँ पर जो जितने भी प्रकार के नींबू वर्गीय फल उगाए जाते हैं उनकी क्वालिटी दूसरी जगह उगे जो नींबू वर्गीय फल होते हैं उनसे सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ये जानकारी थी। अगला सवाल है हमारा, अल्फा टॉक्सिन विषैले पदार्थ किस फसल के दानों में होता है? अभी आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, मैं एक चीज़ बताऊंगा, फिर आप कहोगे हाँ सर। तो अल्फा टॉक्सिन विषैला पदार्थ बताना है आपको, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों या तिल। सोयाबीन, मूंगफली, सरसों या तिल, बताइए जल्दी से, कहाँ पर अल्फा टॉक्सिन विषैला पदार्थ कहाँ होता है, किसमें होता है? जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला मूंगफली, बिल्कुल सही जवाब है। जो अल्फा टॉक्सिन विषैला पदार्थ होता है वो किस में होता है? वो होता है मूंगफली में। मूंगफली में होता है। अब देखो होता क्या है, आप जब कच्ची मूंगफली खाते हो या कभी कभी सिकी हुई भी खाते होंगे, तो जब कच्ची मूंगफली खाते हो तो आप मूंगफली खाते खाते एकदम से आपके मुंह में एक कड़वी मूंगफली आ जाती है और आप उसको एकदम से थूकते हो। तो वो कड़वाहट क्यों होती है? वो कड़वाहट होती है अल्फा टॉक्सिन के कारण। अल्फा टॉक्सिन उसमें एक विषैला पदार्थ बन जाता है, उसके कारण क्या होती है? उसके कारण उसमें कड़वाहट आ जाती है। हालांकि इससे मरते नहीं हैं पर कड़वी लगती है ये। और ये अल्फा टॉक्सिन जो होती है ये किससे बनती है? ये एक कवक होता है, ये कवक होता है एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर नाम का एक कवक होता है, उस कवक से अल्फा टॉक्सिन बनती है और सिर्फ मूंगफली में बनती है, और दूसरे में भी बनती है लेकिन मूंगफली में इसका महत्व है। जैसे ही मूंगफली खाते हो कड़वी लगी, समझ जाना कि सर ने बताया था एक बार हमें कि ये अल्फा टॉक्सिन के कारण कड़वी लगती है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल है हमारा, गंवार में गोंद गम की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? गंवार में गोंद गम की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, बताइए जल्दी से। 22%, 33%, 44% या 55%? गंवार में गोंद या गम की कितनी मात्रा होती है? 22%, 33%, 44% या 55%? 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। ये तो राइमिंग हो गई, कोई बात नहीं, जवाब दीजिए। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला 33%, गंवार में गम की मात्रा 33% वाला जवाब दिया है जिसने, बिल्कुल सही जवाब है आपका। गंवार में गोंद या गम की कितनी मात्रा होती है? गंवार में गोंद या गम की 33% मात्रा होती है। कितनी होती है? 33% मात्रा होती है। और ये जो गंवार या गम होता है, ये आपको पता होगा, एक बार कृषि जगत में गंवार का जो दाम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 300 साढ़े 300 रुपये किलो। तो वो क्यों बढ़ गया था, वो अचानक से क्यों बढ़ गया था? तो उस समय एक नई खोज हुई थी गंवार के अंदर, तो गंवार के अंदर एक नई खोज हुई थी और जो सारा जो गंवार था वो रशिया ने खरीद लिया था। किसने खरीदा था? रशिया, यानी कि रूस देश ने इंडिया का सारा गंवार खरीद लिया था। क्योंकि गंवार में कुछ तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो विस्फोटक होते हैं, कुछ मतलब विस्फोटक सामग्री बनाने में गंवार का उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसको उस समय गंवार का जो भाव था वो बहुत ज़्यादा आ गया था और लोग इससे बहुत लोगों ने पैसा भी कमाया था और कुछ लोग इससे बर्बाद भी हो गए थे। क्योंकि फिर उसके बाद में उस समय उन्होंने बहुत सारा स्टॉक कर लिया और फिर उस समय के बाद में कभी वो भाव नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि भारत और जो रशिया है उनके जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत अच्छे हैं। तो रशिया ने कहा कि हम इतने दाम पर आपसे नहीं खरीदेंगे, मित्रता के तौर पर आप हमें थोड़ा सस्ता दीजिए। फिर सस्ता देने लगे और उत्पादन भी फिर उसके बाद में बहुत बढ़ गया था गंवार का। इसलिए अब जो भाव है वो लगभग 30 रुपये किलो या 40 रुपये किलो के समथिंग है, इतना भी नहीं है। तो गंवार में गम की मात्रा कितनी होती है? 33% होती है। इसके अलावा जो गंवार का उपयोग किया जाता है, गंवार के अंदर जो गम या गोंद पाई जाती है उसका उपयोग किया जाता है ब्यूटी सामग्री बनाने में। जैसे जो क्रीम हो गई दूसरी, जिससे जो मोस्टली लड़कियां यूज़ करती है गोरा होने के लिए, पता नहीं कौन सी लवली होती है वो,
ऐसी लवली वैसी लवली वो लगाती हैं लड़कियां, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है हमारा, गन्ना का उत्पत्ति स्थान बताना है आपको। भारत, चीन, न्यू गिनी और अफ्रीका। भारत, चीन, न्यू गिनी और अफ्रीका। बताइए जल्दी से, जो गन्ना होता है उसका उत्पत्ति स्थान भारत, चीन, न्यू गिनी या अफ्रीका। जिसने जवाब दिया है न्यू गिनी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। भारत का गन्ने का उत्पत्ति स्थान क्या है? गन्ने का उत्पत्ति स्थान है न्यू गिनी। गन्ने का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? न्यू गिनी होगा। न्यू गिनी एक देश है। अब देखो, इससे रिलेटेड एक जानकारी और दे देता हूँ। उत्पत्ति स्थान पूछ लिया जाए तो कहाँ पर है? गन्ना में। कहाँ पर है? न्यू गिनी में है। गन्ने का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? न्यू गिनी में है। अगर आपसे पूछा जाता है गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो फिर वहाँ पर आएगा क्यूबा। क्या आएगा? क्यूबा। क्यूबा एक देश का नाम है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है और उसको गन्ने का कटोरा भी कहा जाता है। तो गन्ने का उत्पत्ति स्थान न्यू गिनी, और विश्व में जो गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है वो कहाँ पर होता है? वो होता है क्यूबा देश में। गन्ने से क्या बनाई जाती है? गन्ने से बनाई जाती है शर्करा। एक जानकारी और दे देता हूँ, चलो आप आ गई। जहाँ पे भी गन्ने से शक्कर निकाली जाएगी वहाँ पर देसी शराब की फैक्ट्री भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि गन्ने से जब शक्कर निकालते हैं तो उसके शक्कर निकालते समय उसमें से एक पदार्थ बनता है, उसको बोलते हैं स्पिरिट। क्या बोलते हैं? स्पिरिट बोलते हैं। और उसी से क्या बनाई जाती है? उसी से बनाई जाती है देसी मदिरा। देसी मदिरा, सादा, लाल ढक्कन, नीला ढक्कन भी बोलते हैं उसको बहुत सारे। तो वो भी बनाई जाती है। तो किससे बनाई जाती है वो शराब? वो शराब बनाई जाती है गन्ने से बनाई जाती है, और गन्ने से शक्कर निकालने के समय स्पिरिट बनता है, उसी स्पिरिट से वो शराब बनाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ देसी शराब। भाई साहब, आपका ध्यान किधर है? आपकी दुकान इधर है। आपने देखा होगा सड़कों पे लिखते हुए, बहुत सा लिखा हुआ होता है। अगला सवाल है हमारा, वाइट गोल्ड, सफ़ेद सोना किसको बोला जाता है? वाइट गोल्ड या सफ़ेद सोना किसको बोला जाता है? कपास को, सनई को, चावल को या सोयाबीन को? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सफ़ेद सोना किसको बोला जाता है? कपास, सनई, चावल या सोयाबीन? जिसने कपास दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। सफ़ेद सोना किसको बोला जाता है? सफ़ेद सोना बोला जाता है कपास को। किसको? कपास को बोला जाता है। कपास इज़, कॉटन इज़ वाइट गोल्ड। और कपास का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है राजस्थान में, वो कहाँ पर होता है? गंगानगर में होता है। कहाँ पर होता है? गंगानगर में होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो नए बच्चे हैं वो कमेंट करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू।